नमस्ते, हाय, हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज मैं जो कपड़ा पहना हूँ या पहनी हूँ किस रेशे से बना है, नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? अगर सोचे भी होंगे ना तो बहुत कम लोग होंगे। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे सभी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेशों के बारे में। साथ ही साथ हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो साथ ही साथ क्वेश्चन को भी हल करते हो तो उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी टेक्सटाइल पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। क्योंकि आप शुरू से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक यहाँ पे अध्ययन करने वाले हो। आपको सभी रेशो के बारे में यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। देखिए स्टूडेंट, पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ, मगर उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो महंगे कोर्स को खरीद नहीं सकते हैं। उनका बजट का एक मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। जब मैं भी पढ़ाई करती थी तो महंगे कोर्स को नहीं खरीद सकती थी। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि पहले ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, अब ऑनलाइन का ज़माना है। तो जो भी गरीब बच्चे हैं उनको सरकारी दिलाने का मेरे अंदर एक जुनून है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानो वस्त्र, कपड़ा। कपड़ा होता क्या है? देखो, आप जब कोई बाहर जाते हो, अगर कोई नकाब लगाई रहती है तो आप समझते हो कि मुसलमान घर की है। अगर कोई भगवा रंग का कपड़ा पहना तो आप जानते हो ये हिंदू है। अगर कोई पुलिस वाला कपड़ा पहने तो आप जानते हो ये देश की रक्षा लिए कार्य करता है। अगर आप जाते हो अस्पताल में, अगर कोई डॉक्टर वाला कपड़ा पहना है तो आप समझ जाते हो कि हाँ यही डॉक्टर है। तो कपड़े से क्या होती है, इंसान की पहचान होती है। चाहे वो सभ्यता हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे सामाजिक हो, इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वस्त्र को चुनना पड़ता है। वर्तमान समय में वस्त्र न केवल हमारी सभ्यता बल्कि हमारी जो प्रतिष्ठा होती है, आराम होता है, हमारी मनोविज्ञानिक इन सब आवश्यकताओं के कारण ही आप क्या कहता है टेक्सटाइल को यूज किया जाता है। टेक्सटाइल शब्द आप जानते हो ये लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जो फाइबर से बने क्लॉथ के लिए किया जाता है। देखिए, वस्त्र विज्ञान यानी कि कपड़ा का रेशे से लेकर पहनने योग्य कपड़े का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वो कहावत आपने सुना होगा ना कि पहले मुर्गी आया है या फिर अंडा आया है, आपने सुना होगा। तो टेक्सटाइल में भी एक कंफ्यूजन रहता है कि पहले तंतु आता है कि पहले धागा आता है ना? जो नया नया पढ़ते हैं उनको दिमाग में रहता है कि पहले धागा आया तंतु आया, कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले आपके पास तंतु आता है, यानी कि कोई भी नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, पहले उसका रेशा आता है। रेशे ही क्या बनता है? रेशे से आपका धागा बनता है। धागे के बाद क्या किया जाता है? वस्त्र का निर्माण होता है। वस्त्र के निर्माण के बाद आपका क्या बनता है? पहनने योग्य वस्त्र बनता है। हम यहाँ पे अभी रेशो के बारे में नहीं बता रहे, हम अभी आपको बता रहे हैं कि कैसे आपका कपड़ा बन के तैयार होता है। तो आपके पास पहले तंतु आता है, यानी कि कोई भी रेशा होगा, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे कपास हो, चाहे ऊन हो, चाहे लिनन हो, कुछ भी हो, तो आपके पास पहले रेशा आता है। रेशे से सूत यानी कि धागा बनाने के लिए स्पिनिंग की जाती है, यानी कि कताई की जाती है। अब कताई किसी भी तरीके से किया जाता है, तो तंतु और धागे के बनने की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण होता है आपको बताना है? कताई होता है। उसके बाद में धागा और वस्त्र बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है? वीविंग, यानी कि धागा को करघे पे लगाते हैं। अब आजकल के तो मशीनीकरण का आप चलन है, तो मशीनीकरण में सब कुछ प्रोसेस किया जाता है, लेकिन धागा को क्या किया जाता है? वीविंग किया जाता है। वीविंग से आपका क्या बनके तैयार होता है? कपड़ा बनके तैयार होता है, यानी कि वस्त्र तैयार होता है। वस्त्र आपके जो वस्त्र होता है वो आपके पहनने के योग्य नहीं होता है, वो ग्रे गुड्स होता है, यानी कि करघे से निकलने वाला कपड़ा कहलाता है ग्रे गुड्स। या मटमैला होता है, आपके पहनने के लायक नहीं होता है। बहुत सारी इस पर फिनिशिंग होती है, प्रसिज्जा होती है, जितनी गंदगी होती है उसको हटाया जाता है, उसके बाद आपके पहनने के लायक बना जाता है। आजकल के फैशन को तो देखते हो कितनी अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, तो कैसे आते हैं? क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, फिनिशिंग यानी कि वस्त्र और पहनने योग्य जो बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग यानी कि परिसज्जा कहलाता है। अब चलो वस्त्र विज्ञान का इतिहास समझते हैं कि वस्त्र विज्ञान का इतिहास शुरुआत कैसे हुआ था। अगर मैं सुरक्षात्मक दृष्टि से बताऊं तो सुरक्षात्मक दृष्टि के लिए सबसे पहले मौसम से बचाव के लिए, यानी कि आप देखते हो सर्दी आता है, कभी गर्मी आता है, कभी बरसात आता है, तो सर्दी के लिए आप अलग कपड़ा रखते हो, गर्मी के लिए आप अलग कपड़ा रखते हो, सर्दी के लिए आप क्या करते हो? स्वेटर रखते हो, और जो आपका बरसात का मौसम होता है रेनकोट लेते हो बाहर निकलने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो? गर्मी का मौसम होता है तो आप कॉटन का कपड़ा लेते हो, हल्का वाले कपड़े। अलग अलग मौसम के लिए आप क्या करते हो? कपड़े का चुनाव करते हो। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर आपको बताना है, अगर सुरक्षात्मक दृष्टि से आपको बताना है तो आप दो बताना कि मौसम से बचाव के लिए किया जाता था और जंगली जानवर से बचाव के लिए किया जाता है। सुरक्षात्मक दृष्टि से आपसे दो ही पूछा जाएगा, आपको बताना है मौसम से बचाव के लिए और दूसरा बताना जंगली जानवर से बचाव के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से वस्त्र का चुनाव किया। लेकिन यही पे बात खत्म नहीं होती है, आपसे एक प्रोसेस पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए वस्त्र,
यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे चरण के बारे में, तो आपको बताना है कि 5 होते हैं। आप बताना, पहले को कहा जाता है नग्न अवस्था, दूसरे को कहा जाता है शिकार की अवस्था, तीसरे को कहा जाता है कृषि की अवस्था, चौथे को कहा जाता है सामाजिक अवस्था, पांचवें को कहा जाता है आधुनिक अवस्था। चलो अब यहाँ पे डीपली समझा जाए कि नग्न की अवस्था में क्या हुआ, शिकार की अवस्था में क्या हुआ, यानी कि कपड़े की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो नग्न की अवस्था यानी कि जो भी आदिम लोग थे, जो पहले जमाने के आदमी थे, वो पहले नंगे घूमते थे। ठीक है, तो नंगे घूमते थे, तो मनुष्य ने अपने शरीर को बचाव के लिए वो क्या करे, देखो अभी आपने शुरू में पढ़ा कि सुरक्षात्मक दृष्टि से मौसम के बचाव के लिए और जंगली जानवर से बचने के लिए, तो इन दोनों के बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया, नग्न अवस्था में जो भी पेड़ के छाले थे, जो भी लताएं थी, जो भी पत्तियां थी, उनका प्रयोग करके मनुष्य क्या कर रहा था, मौसम से बचाव के लिए, अब जानवरों से रक्षा के लिए क्या कर रहा था, अपने बदन को ढक रहा था ताकि वो सर्दी से बच सके, गर्मी से क्या करे, गर्मी में हल्के पत्ते का यूज करता था। उसके बाद में जो बरसात था उससे बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, इन सब बचने के लिए वो क्या कर रहा था, जो भी लताएं थी, जो भी पेड़ की छाल थी, पत्तियां थी, जो उनके सामने दिखती थी जिससे उनका बदन ढक जाए, उनका प्रयोग करके मनुष्य क्या कर रहा था, अपने को बचाव कर रहा था। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, शिकार की अवस्था आती है। यानी कि देखो, आप इतिहास जब पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि मनुष्य ने क्या किया, आग की खोज की। आग की खोज क्यों की, ताकि वो जो भी उसके सामने थे फूड को क्या करे, बना सके, यानी कि जो कच्चे मांस थे उनको पका करके खाए। ठीक है, इसके अलावा बहुत रोशनी के लिए हर जगह पे अलग अलग आग की महत्वता है। लेकिन अगर देखें नजरिए शिकार की अवस्था से, तो जो भी शिकार करता था मनुष्य, जो भी जानवर को मारता था, खाता था, तो मांस खाने के बाद उसका छाल तो खाएगा नहीं, तो उसके दिमाग में ये आया कि जो मांस की छाल थी, यानी कि जो जानवर की जो छाल थी, उसको बदन में ढकने के लिए प्रयोग में करना, यानी कि देखो नग्न की अवस्था में जो पेड़ की लताएं थी, जो छाल थी, जो पत्तियां थे, उसका प्रयोग करता था, तो वो ज्यादा दिन तक के तो थोड़ी नहीं चल पाएगी, बहुत होगा तो 2 दिन तक की चल पाएगी, वो पत्ते मुरझा जाएंगे। ठीक है, वो छाल भी आपका खराब हो जाएगा। तो शिकार की अवस्था में जो भी छाल बचती थी उसका प्रयोग इसलिए करता था क्योंकि वो ज्यादा दिन तक के चलता था। ठीक है, वो पत्तियों से और छाल से, इन सबसे तो बेहतर था आपका शिकार की अवस्था में, क्योंकि छाल का प्रयोग करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब शिकार की अवस्था जब समाप्त होता है, यानी कि वो भी छाल भी कितना दिन तक के चलेगा, उसके बाद में जब समय आता है कृषि, यानी कि मनुष्य जब कृषि करना शुरुआत किया, तो कृषि किया तो सिर्फ धान चावल ही नहीं लगाया, बहुत सारे जो भी रेशे थे उसके सामने वो भी दिखाई दे रहे थे, ठीक, क्योंकि वो खुद अपने आप से निकल रहे थे। तो मनुष्य ने क्या किया, जो चिड़िया थी ना, चिड़िया को जो घोंसला था, उन घोंसला को देख करके अपने मन में दिमाग लगाया कि जब चिड़िया होकर के एक जो भी घर पतवार होती हैं, जो भी कचरा होती, उससे घोंसला बना सकता है, उससे अपना घर बना सकता है, तो जो भी रेशे होते हैं मैं उन रेशे को बुनाई करके क्यों ना मैं कपड़ा बना लूँ। ठीक है, यानी कि भले हो हाथ से बुनाई हो, क्यों ना मैं इसका कपड़ा बना। तो उसके पास कृषि की जब अवस्था का समय आता है, तो जो भी मनुष्य खेती बाड़ी करता था, उसके पास जो भी रेशे निकलते थे, अब जानते हो जो पढ़ते हो रेशे का वर्गीकरण, तो अब प्राकृतिक पढ़ते हो तो प्रकृति में बहुत सारे प्रकार आते हैं, यानी कि बीज पढ़ते हो, तना पढ़ते हो, पत्ती पढ़ते हो, तो जो भी बीज से प्राप्त होता था, तने से प्राप्त होता था, पत्तियों से प्राप्त होता था, उन रेशों को निकाल करके कृषि की अवस्था में जो चिड़िया की घोंसला था उसका अवलोकन करके, उसका नकल करके कृषि की अवस्था में अपने कपड़ों को बनाना शुरुआत किया। ठीक है, उसके बाद में सामाजिक अवस्था आता है। अब देखते हो आजकल का चलन, देखो हिंदू मुसलमान जो होते हैं उनका अगर पहचान करना हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर लड़की सही सलामत से नकाब लगाई तो आप समझ जाओगे कि वो लड़की क्या है, वो मुसलमान है। अगर वो कोई भगवा रंग का कपड़ा पहने तो आप जानोगे कि वो हिंदू है। ठीक है, तो अगर कोई कुर्ता पैजामा पहना व्हाइट कलर का तो आप जानोगे कि ये क्या है, ये मौलवी है। तो कपड़े का पहचान क्या करने लगा, सामाजिक अवस्था में होने लगा। उसके बाद में आधुनिक अवस्था का समय आया, यानी कि जो मशीनीकरण का आरंभ होता है, जो भी संश्लेषित रेशे होते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल रेशे होते हैं, वो आधुनिक अवस्था में शुरुआत हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि भाई देखो जनसंख्या बढ़ने लगी, तो जो प्राकृतिक रेशे थे वो कमी दिखने लगी। इसलिए मनुष्य ने क्या किया, जो प्राकृतिक रेशे थे और जो आर्टिफिशियल थे उनको कंबाइन करके एक नया रेशा बनाया, या फिर अलग से भी क्या करके जो भी उनके पास केमिकल थे उस केमिकल के जरिए से क्या करने लगे, आर्टिफिशियल रेशे का निर्माण करने लगे। जितनी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध कर सकते थे, उनका रखरखाव में आसानी हो सकती थी। देखो आज की भाग दौड़ में जानते हो आप लोग कितना बिजी होते हैं, तो कपड़े का जल्दी प्रेस नहीं कर पाते हैं, जल्दी को कपड़े को धुल नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग इतना ज्यादा बिजी होने लगे। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए आधुनिक जो अवस्था यानी कि आर्टिफिशियल की जो यहाँ पे चलन होने लगा कपड़े का, तो इसीलिए होने लगा क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा था, अपना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था कपड़े पे, क्योंकि कपड़े को इस्त्री करना, जो प्राकृतिक रेशे थे वो जल्दी से सिकुड़ भी जाते थे, जल्दी से गंदे भी हो जाते थे, जल्दी से सब कुछ हो जाते थे।
ठीक है। तो आधुनिक अवस्था में आपने समझा कि जो भी संश्लेषित रेशे होते हैं, मशीनीकरण का आरंभ होता है आपकी आधुनिक अवस्था में। इसमें जितनी मात्रा में आपको उपलब्ध होना चाहिए कपड़े का, रेशे का, उतनी मात्रा में आप आधुनिक अवस्था में कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में होता है ना। देखो, आप कीड़े मकोड़ों को, आप पत्तियों को कितना आप क्या खर्च कर सकते हो, क्योंकि एक लिमिट होती है। लेकिन आधुनिक अवस्था में मनुष्य के अपने हाथ में होता है। ठीक है। रख रखाव में भी आसानी होता है। आप जानते हो कि विज्ञान के बढ़ते आयामों से समय की बचत के लिए, शक्ति की बचत के लिए और वस्तु को आकर्षक बनाने के लिए ही क्या किया जाता है, आधुनिक अवस्था का समय लाया गया। तो आपने जाना नग्न की अवस्था, शिकार की अवस्था, कृषि की अवस्था, सामाजिक अवस्था और आधुनिक अवस्था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने इतना समझा, अब देखो, आप जानो वस्त्र विज्ञान के सिद्धांत कौन से होते हैं। अभी तक आपने जाना वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आपने देखा 5 चरणों में। अगर सिद्धांत के नजरिए से देखा जाए तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहले को कहा जाता है लज्जाशील सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में कहें मोडेस्टी थ्योरी। दूसरा होता है अलज्जाशील सिद्धांत, यानी कि इनमोडेस्टी थ्योरी। तीसरे को कहा जाता है सुरक्षात्मक सिद्धांत, यानी कि प्रोटेक्टिव थ्योरी कहा जाता है। चौथे को कहा जाता है सजावट सिद्धांत, यानी कि डेकोरेटिव सिद्धांत। आपको चारों सिद्धांत को पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सिद्धांत क्या कह रहा है। देखो, हर जब बुक पढ़ते हो तो उनके मनोवैज्ञानिक जो होते हैं अलग अलग होते हैं। वैसे ही वस्त्र विज्ञान के सिद्धांत में जब यहाँ पे पढ़ते हो तो जो कुछ मनोविज्ञान थे वो ये कह रहे थे लज्जल सिद्धांत में कि जो मनुष्य था वो अपने शरीर को शर्म से ढकने के लिए, यानी कि लज्जा मतलब कि शर्म से ढकने के लिए कपड़े को चुनाव कर रहे थे। चाहे वो गर्मी से बचने के लिए, चाहे वो सर्दी से बचने के लिए, चाहे वो बरसात से, किसी भी वजह से वो कपड़े को ढकता था। उनका कारण ये था कि उनके अंदर शर्म थे, शर्म से बचने के लिए कपड़े का चुनाव करते थे। यहाँ पे आपको नग्न की, शिकार की, ये सब की अवस्था नहीं समझना है। आपको इतना समझना कि शर्म से बचने के लिए ही कपड़े का चुनाव करते थे। तो वो आपको बताना है कि लज्जाशील सिद्धांत की बात आती है। जब बात आता है अलज्जा सिद्धांत, तो अलज्जा सिद्धांत में कुछ मनोविज्ञान का ये सोचना था कि जो लज्जाशील सिद्धांत वो शर्म से, लेकिन अलज्जाशील सिद्धांत ये था कि उन्हें शर्म नहीं थी, बल्कि वो क्या कर रहे थे, अपने शरीर को आकर्षक बना रहे थे, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कपड़े का चुनाव कर रहे थे। तीसरा आता है सुरक्षात्मक, यानी कि सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो कुछ मनोविज्ञान का ये कहना था, वो ये सोचते थे कि मनुष्य अपने शरीर को सुरक्षा के लिए उनका मकसद था, यानी कि अपने शरीर को सुरक्षा करना ही उनका मकसद था। इसीलिए वो कपड़े का चुनाव करते थे, कपड़े को ही पहनते थे, यानी कि सिर्फ उनका शारीरिक दृष्टि से ही क्या कर रहे थे, कपड़े का चुनाव कर रहे थे। ठीक है। चौथा नंबर पे देखिए सजावट सिद्धांत, यानी कि सजावट सिद्धांत में एक ऐसा सिद्धांत हो जाए जिससे आमतौर सबने माना, क्योंकि इसमें संवरने के चलते ही उसने वस्त्र को धारण और सज्जा की सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है। शरीर की जरूरत के अलावा जो भी पहना जाता है सिर्फ अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए ही क्या कर रहे थे। अब वो किसी भी तरीके से क्या कर रहे हो, कपड़े का चुनाव कर रहे हो, लेकिन वो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या कर रहे थे, सजावट का सिद्धांत में शामिल करते थे, यानी कि कपड़े का चुनाव करते थे। तो आपने जाना चारों सिद्धांत में आपसे डीपली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप सही से पढ़ो, आप समझो कि क्या बात है, क्या लाइन क्या कह रही है। तो लज्जाशील में शर्म से बचने के लिए, अलज्जाशील में मनुष्य क्या कर रहे थे, कपड़े का चुनाव आकर्षक दिखने के लिए कर रहा था। सुरक्षात्मक दृष्टि से बात करें, सुरक्षात्मक सिद्धांत में मनुष्य अपने आप को सुरक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए ही क्या कर रहे थे, कपड़े का चुनाव कर रहे थे, उनका मकसद यही था। सजावट में आप जानो कि सजावट में क्या कर रहे थे, अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए, सजने संवरने के लिए ही क्या कर रहे थे, कपड़े का चुनाव कर रहे थे। चलिए अब सिद्धांत को आपको समझ में आ गए। बस आपसे पूछा जाएगा कि वस्त्र विज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से नहीं होते, तो 4 याद रखे रहना, क्योंकि आपसे यही सिर्फ पूछा जाता है। अब चलो जाना जाए मेन बात कि रेशे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पीजीटी से लेकर के यूजीसी नेट तक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेशे के वर्गीकरण से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका टेक्सटाइल पढ़ते हो, अगर आपके रेशे का वर्गीकरण आपको नहीं आता है तो इसका मतलब आपने सही से पढ़ाई नहीं की है, आपको कुछ नहीं आता है। तो रेशे का वर्गीकरण आपको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि बेस यही है। कोई भी अगर पढ़ाई पढ़ते हो, कहीं आप सक्सेस होते हो तो पहले 0 से शुरुआत करते हो तो फिर 100 तक पहुंचते हो। तो 0 की शुरुआत होती है पहले रेशे के वर्गीकरण। टेक्सटाइल के सबसे पहले आपको समझना है कि रेशे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। रेशे कौन पत्ती होता है, कौन तने में पाउंटिंग होता है, कौन लंबा रेशा होता है, कौन छोटा रेशा होता है, कहाँ से कौन प्राप्त होता है। ठीक है। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरत है। चलिए देखिए, रेशे का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से किया जाता है, यानी कि 2 भागों में किया जाता है। एक तो होता है लंबाई के आधार पर और एक होता है प्राप्ति के आधार पर। लंबाई मतलब कि लंबाई 2 ही तरीके से ही होता है, एक होता है छोटा या तो बड़ा होगा, 2 ही प्रकार का होता है। प्राप्ति की बात करते हैं, यानी कि कहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है, किस भी जगह से प्राप्त हो, चाहे वो मनुष्य ने बनाया हो, चाहे वो प्रकृति के हाथ में हो, तो वो आपका आएगा प्राप्ति के आधार पर। चलो अभी प्राप्ति के आधार पर नहीं पढ़ा जाता है, आपकी सबसे पहले पढ़ो लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर कौन कौन से रेशे होते हैं।
लंबाई के आधार पे हमने अभी बताया कि 2 ही प्रकार के होंगे, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। अगर टेक्सटाइल पढ़ते हो, देखो जब उसमें पढ़ते हो होम मैनेजमेंट में, तो रंग को कुछ और कहा जाता है। वैसे ही जब टेक्सटाइल पढ़ते हो तो अगर लंबे की बात करें कि लंबे रेशे को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट कैसा रेशा होता है? फिलामेंट होता है लंबा रेशा होता है। लंबा रेशा जो होगा उसे मीटर में मापोगे, ठीक है, यानी कि जो लंबा होगा तो आप इंच में नापोगे तो वैसे ही थक जाओगे। तो अगर क्या करो, आप मीटर में नाप दो, क्योंकि जल्दी से आपका पूरा हो जाए। तो लंबे जो रेशा होगा उसका मेजरमेंट जो किया जाएगा, उसका जो मापन किया जाएगा, आपको बताना है मीटर में किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फिलामेंट रेशा होता है उसका मापन किस में होता है? मीटर में होता है। ये जाना आपने। तो जो भी आर्टिफिशियल रेशा होता है, जो मानव ने बनाया है, जो कृत्रिम जगत का रेशा होता है, वो फिलामेंट में काउंटिंग होता है। अब क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के हाथ में होता है, जितना चाहे लंबा बना दे, ठीक है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अनुसार उसको जितना मर्जी का है वो उसके पास भाई वो चीजें प्रोवाइड होती है। अब जैसे कृत्रिम जगत, प्राकृतिक जगत का रेशा हो गया, ऊन हो गया, पत्ती हो गई, ठीक है, कुछ भी अगर जानवर हो गया, तो अगर आपके पास भेड़ है, ठीक है, भेड़ है, तो उसके 4-4 हाथ 5-5 हाथ के उसके ऊन तो नहीं निकल आएंगे ना, उसकी जितनी उसकी शरीर होगा उस शरीर के अनुसार से ही तो प्राप्त होगा। लेकिन जब कृत्रिम जगत की रेशे की बात करते हैं तो मनुष्य को जितनी जरूरत होती है, चाहे वो नायलॉन हो गया, चाहे जैसे पॉलिस्टर हो गया, तो जितना उसको बनाना है, जितना उसकी मांग होती है, जितनी उसकी आवश्यकता होती है, उसी के अनुरूप बना देता है। तो इसलिए जो भी रेशे आएंगे कृत्रिम जगत के, प्राकृतिक जगत को छोड़ करके, यानी कि रेशम को छोड़ करके जो भी रेशा होगा वो फिलामेंट में आएगा, ठीक है। लेकिन कृत्रिम जगत का रेशम क्या होता है? एकलौता ऐसा रेशा होता है जो आपके फिलामेंट में काउंटिंग होता है। अब यहाँ पे जानो स्टेपल क्या होता है। तो लंबे में आपने जाना फिलामेंट। अब स्टेपल वाला बात जानो कि जो भी छोटा रेशा होगा, ठीक है, छोटे रेशे को नापा जाता है स्टेपल। लेकिन छोटा रेशा कितना छोटा रेशा आपको बताना है, जो लगभग 1 इंच मतलब इसका मेजरमेंट जो किया जाता है इंच में किया जाता है। तो जो भी 1.5 से लेकर के अगर 15 इंच के मापन होता है तो आप बताएंगे वो स्टेपल वाले रेशे में किया जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे 25 लिखा रहे या और 50 में लिखा रहे तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? आप बताना फिलामेंट वाले में लगाना। लेकिन अगर पूछा जाए ऐसे ही लिखा रहे कि 1.5 से लेकर के 15 अगर है माप है तो वो किस में काउंटिंग होगा, कैसा रेशा होगा? तो आप बताना छोटा रेशा होता है, वो स्टेपल कहलाता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट जो होता है वो इंच में होता है। अब यहाँ पे जानो जो भी प्राकृतिक रेशे होंगे, जो भी प्राकृतिक जगत के होंगे, चाहे वो पत्ते से हो, चाहे तने से हो, चाहे खनिज हो, जो भी रेशे होगा वो स्टेपल में होगा, रेशम को छोड़ करके। क्योंकि रेशम तो वैसे ही फिलामेंट में जाकर घुस गया है तो उसको आप तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो प्राकृतिक में नहीं रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसका रेशा जो होता है वो बड़ा होता है रेशम वाला, ठीक है। तो स्टेपल में आप जाना छोटा होता है, इसका मेजरमेंट इंच में होता है। अगर इंच में हो तो कितना इंच में? 1.5 से लेकर के 15 इंच। जो भी प्राकृतिक रेशा होगा वो स्टेपल में होगा। तो आपने लंबाई के आधार में जाना 2 फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट में अगर बताए तो लंबा रेशा होता है, जो आपके पॉलिस्टर हो गए, नायलॉन हो गया, डेक्रोन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब जो रेशे होंगे फिलामेंट होंगे। रेशम भी आपका फिलामेंट में काउंटिंग होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ यहाँ पे याद मत करना, बस इतना याद करना कि फिलामेंट जो भी कृत्रिम जगत के रेशे होंगे और रेशम हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्टेपल में जो भी प्राकृतिक जगत का होगा 1.5 से लेकर के 15 इंच का हो गया, इंच में इसका मापन होता है, बस बात खत्म, ठीक है। अब चलो दूसरा पढ़ा जाए कि अब रेशे का वर्गीकरण अब देखते हैं। अभी तक आपने जाना ना, अब यहाँ पे देखो अभी तक आपने जाना जो लंबाई के आधार पे थे, तो प्राप्ति वाला हमने अभी नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पे इस स्लाइड में प्राप्ति के आधार पे जो भी आपके रेशे होते हैं उनका हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो प्राप्ति के आधार पे अगर वर्गीकरण किया जाए तो आपको बताना है 2 होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, यानी कि जो भगवान ने बनाया है, जो गॉड ने बनाया है, वो आपके होते हैं प्राकृतिक। कृत्रिम की बात करें तो जो मनुष्य ने बनाया है वो कहता है आप कृत्रिम जगत के कहते हैं। तो प्राकृतिक जगत की पहले यहाँ पे समझो कि प्राकृतिक जगत में कौन कौन से रेशे होते हैं, यानी कि कितने भागों में विभाजित किया जाता है। आपको बताना है 3 भागों में। पहला होता है वनस्पति। वनस्पति मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे होता है। तो पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है, याद रखे रहना है। चाहे वो न्यूट्रिशन साइंस से पूछा जाए, चाहे आपका टेक्सटाइल में पूछा जाए, तो आपको बताना कि वनस्पति जो होते हैं उसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाया जाता है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट जब चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि सेल्यूलोज क्या होता है। चलो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे आपको टेक्सटाइल समझा रहे हैं। तो वनस्पति में क्या होता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। तो जो भी वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे से मिलता है वो वनस्पति में काउंटिंग होता है। प्राणीज की बात करते हैं तो प्राणीज में यानी कि जो आपके प्राणी यानी कि जो जानवर से निकले, ठीक है, जो जानवर से निकले वो होते हैं आपके प्राणी जगत के। लेकिन जो जानवर में जो रेशे होते हैं वो प्रोटीन जगत, यानी कि जानवर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। यानी देखो प्रोटीन का जब स्रोत पूछा जाता है तो किसमें? जो मांस मछली होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन
प्राणिज में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे भी हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे जानवर होंगे जिससे रेशे की प्राप्ति होती है। अभी यहाँ पे जानो कि प्रकृति को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आपने शुरू में जाना वनस्पति, दूसरे में जाना प्राणिज, और मिनरल यानी कि खनिज रबड़। जो खुदाई से निकले वो क्या होता है, मिनरल होता है या फिर कहे खनिज होता है। वो खनिज रबड़ वाला खनिज नहीं यहाँ पे है, वो दूसरा वाला खनिज है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब चलो आगे देखा जाए, जो आपका वनस्पतिक होता है, प्राणिज होता है, मिनरल होता है, ये कहाँ से हमें प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे देखिए, जो आपने देखा था प्राकृतिक में ना, हमने कृत्रिम को छोड़ दिया था, अभी कृत्रिम को नहीं समझ रहे, अभी हम प्राकृतिक को समझ रहे हैं। तो प्राकृतिक में हमने सबसे पहले देखा था वनस्पतिक में। तो वनस्पति भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले देखो, पेड़ जब होता है तो उसके पेड़ में कितने चीजें होता है, एक तो होता है जड़ होता है, दूसरा होता है तना होता है, तीसरा आपका होता है पत्ती होता है, चौथा आपका होता है बीज होता है। तो जड़ से तो आपका रेशा नहीं निकलता है, लेकिन जो आपके यहाँ पे मैं पेड़ सही से बना देती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो, जिससे मतलब कि ये समझो पेड़ है आपका, ये पेड़ है, समझो पेड़ है, यहाँ पे समझो पत्तियां लगी हैं, यहाँ पे समझो तना लगा है, ठीक है, और यहाँ पे समझो फल लगा, यानी कि आम बना देते हैं, समझो, ठीक है। वैसे आम से बनाया नहीं जाता, आम से मिलता नहीं, लेकिन कोई बन नहीं रहा तो इसलिए मैं आम भी बना दी हूँ, ठीक है। अब देखिए, कोई पेड़ समझो है, तो पेड़ से आपको 3 तरीके से रेशे मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका बीज, यानी कि जो आपका बीज जो रेशा होता है, जैसे आपका कपास हो गया, और कापोक से क्या मिलता है, आपको मिलता है रेशा, मिलता है कपास और कापोक से। उसके बाद में लिखा है दूसरा पत्ती, यानी कि जो आपके यहाँ पे पत्ती लगी है, पत्ती से 2 पेड़ से मिलते हैं, यानी कि पीना और शीशल, पीना और शीशल से आपके रेशे मिलते हैं। तीसरा होता है तना, यानी कि जो आपका तना होता है, तना से बहुत प्रकार के रेशे निकलते हैं, जिससे आपका हो गया लीनन हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, जूट हो गया, अबाका हो गया, मनीला हो गया, कोयर हो गया, सन हो गए। ये सब जो रेशे होते हैं वो आपके होते हैं तने। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि जो इतने सारे रेशे को हम याद कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको सिर्फ याद करना है बीज और पत्तियों का, यानी कि जो बीज वाला रेशा होता है वो कौन से होते हैं, कपास और कापोक होते हैं। यानी कि जो आपका कपास होता है, जो बीज होता है, बीज के जो अंदर के जो लगे होते हैं, बीज को क्या कहा जाता है, कोए भी कहा जाता है। तो उसका जो रेशा होता है वो कपास कहलाता है, दूसरा होता है कापोक, दूसरा आपको याद करना है पत्ती। पत्ती में 2 होता है, एक होता है पीना और दूसरा होता है शीशल होता है। पीना से जो अनानास होता है ना वो निकलता है, और शीशल क्या हो, शीशल के पेड़ से आपको शीशल की प्राप्ति होती है। तो पत्ती में आपको याद रखना है और बीज का याद रखना। बाकी जितने सारे रेशे होते हैं वो तने में ला करके घुसा देना। लेकिन हाँ, इतना याद रखे रहना, कभी कभी जो कोयर होता है उसको सीड में काउंटिंग कर लेते हैं, यानी कि बीज वाले में काउंट कर लेते हैं, और कभी कभी मनीला और अबाका को किस में काउंटिंग कर लेते हैं, आपको याद करना है पत्ते में। लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से चुनना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना जो आपके कोयर होते हैं, ठीक है। आपका कोयर यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो कोयर लिखा है ना मनीला के पास, देखो आपको यहाँ पे लिखा नहीं, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका लिखा है कोयर ना, कोयर को कभी कभी आपको काउंटिंग करना पड़ता है सीड वाले में, यानी कि आपको बीज वाले में काउंटिंग करना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद जो आपका अबाका है, अबाका को कभी कभी पत्ते में काउंटिंग किया जाता है, लेकिन याद रखें ना कि ऑप्शन के हिसाब से होगा। खास करके जो आपके बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादा ये कंफ्यूजन होती रहती है, छोटे वाले एग्जाम में इतना नहीं होती है। टीजीटी पीजीटी होगा उसमें इतना बझाया हुआ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हाँ बड़े एग्जाम की लेवल हो तो हो सकता है उसमें जब 4-5 जब नेट का एग्जाम का क्वेश्चन देखते हो तो उसमें रहता नहीं है, तो कभी को ऑप्शन से चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने इससे जाना वनस्पति में कितने होते हैं, बीज, तना, पत्ती। अब यहाँ पे जानो जो आपके प्राणिज जगत के रेशे होते हैं वो भी 2 होते हैं। हमने बताया था ना कि प्राणिज में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो प्राणिज में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें कितने रेशे, कितने कहाँ से प्राप्ति होता है, तो आपको बताना है। अब देखो, प्राणिज जगत यानी कि जो हमारे प्राकृतिक रेशे में हमने 3 बताया था ना, हमने बताया था वनस्पतिक, हमने बताया था प्राणिज, और हमने बताया था खनिज। तो आपका जो प्राणिज जगत से होते हैं वो 2 प्रकार से रेशे निकल के आते हैं। एक तो होता है रेशम, यानी कि रेशम क्या होता है, कीड़ा होता है, और ऊन क्या होता है, एक जानवर होता है। तो जानवर से 2 प्रकार के रेशे निकल के आते हैं। अगर जानवर की बात करें तो एक हो गया ऊन, और कीड़े मकोड़े की बात करें तो आपको बताना है रेशम। रेशम कैसा रेशा होता है, तो रेशम फिलामेंट वाला रेशा होता है, यानी कि लंबा रेशा होता है, ठीक है। अब खनिज में जब पूछा जाए तो खनिज में आप बताना कि सोना, चांदी, एस्बेस्टस। सोना, चांदी, एस्बेस्टस कैसा रेशा होता है, तो वो बताना है मिनरल यानी कि खनिज वाला रेशा होता है। आपने यहाँ पे जाना जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, चाहे वो पत्ती से निकल के आए हो, चाहे वो जानवर से निकल के आए हो, चाहे कीड़े मकोड़े से निकल के आए हो, चाहे वो खुदाई करके निकल के आए हो, तो उन रेशे का वर्गीकरण आपने बंटवारा किया कि इसमें कैसे रेशे कहाँ पे जाकर के काउंटिंग होता है। अगर से यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि जो आपका सोना चांदी होता है वो कैसा रेशा होता है, तो आप तो जानते हो कि सोना चांदी कैसे निकल के आता है, खुदाई करके निकल के आता है। तो आपको बताना है कि मिनरल होते हैं, यानी कि आपका वाला रेशा होता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊन का रेशा कैसा होता है, यानी वनस्पतिक होता है या प्राणिज होता है या खनिज होता है, तो आपको बताना है कि ऊन कैसा रेशा होता है, प्राणिज जगत का होता है, यानी कि प्रोटीन वाला होता है रेशा। अगर पूछा जाता है कि हेम्प या फिर रेमी कैसा रेशा होता है, यानी कि सेल्यूलोज जगत का कैसा रेशा होता है, आपको बताना है वनस्पतिक होता है। आपसे सेल्यूलोज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे प्रोटीन संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो प्राणिज भले ना लिखा रहे, यानी कि प्रोटीन लिखा रहा है कि प्रोटीन जगत का रेशा कौन होता है, तो आपको बताना है कि रेशम ऊन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्यूलोज जगत का रेशा कौन होता है, तब आप बताना कि जो भी वनस्पतिक रेशे होते हैं वो आपके सेल्यूलोज जगत के रेशे होते हैं, यानी कि वनस्पतिक होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखें कृत्रिम जगत के जो रेशे होते हैं। तो कृत्रिम मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य ने बनाया है, तो मनुष्य ने क्या बनाया है, मनुष्य ने दो प्रकार के रेशे बनाए हैं, यानी एक बनाया है मानव निर्मित रेशा और एक बनाया है रासायनिक रेशा। यानी कि मानव निर्मित रेशा का संबंध ये है कि मनुष्य ने क्या किया है, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं और जो केमिकल होता है उसका मिक्सर करके जो रेशा बनाया है वो होता है मानव निर्मित रेशा होता है। तो उसमें आपको दो ही समझना होगा, एक होता है रेयान। रेयान कैसा रेशा होता है, तो मानव निर्मित पहला रेशा होता है, यानी कि रासायनिक रेशे से बनने से पहले ही क्या होता है, रेयान आता है। ठीक है, यानी कि जो भी रेशा होता है आर्टिफिशियल, उस रेशे में सबसे पहला जो रेशा निकल के आता है वो रेयान होता है। लेकिन अगर इससे भी पूछा जाए क्वेश्चन कि मानव निर्मित रेशा कैसा होता है, कौन सा होता है, तो भी आप बताना कि रेयान होता है। अगर ये भी पूछा जाए कि पहला रेशा कौन होता है, तब भी बताना आप रेयान होता है। दूसरे रेशे की बात करें तो आपको बताना है कि लायोसेन रेयान होता है। ठीक है, तो मानव निर्मित रेशा में आपने क्या समझा कि दो प्रकार के रेशे होते हैं, एक होता है रेयान, दूसरा होता है लायोसेन होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका लायोसेन होता है। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक रेशा कौन सा होता है। रासायनिक रेशे की बात ही ना करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं। जो भी आपका, जो आपको कपास में छोड़ करके, यानी कि जो आपका प्राकृतिक में छोड़ करके, मानव निर्मित में छोड़ करके, जो भी आपकी प्राणिज जगत में छोड़ करके, खनिज में जो भी रेशा आपके दिमाग में आएगा, उन सब रेशे को ला करके रासायनिक रेशे में काउंटिंग कर देना। जो नायलॉन हो गया, डोक्रान हो गया, अरलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब कैसे रेशे होते हैं, ये सब रासायनिक रेशे होते हैं। यानी कि रसायन, यानी कि जब इसको आप गर्म करोगे रासायनिक रेशे को ना, तो ये सिकुड़ जाएगा, तो आप जलाओगे ना तो ये आपके शरीर में जाकर के पिघल जाएंगे। ठीक है, सिकुड़ जाएंगे। चलो अब आगे समझा जाए कि कौन कौन से बातें आते हैं। अब चलो देखा जाए, यहाँ पे रेशे का वर्गीकरण हम करते हैं। देखो अभी तक आपने बंटवारा किया था कि कैसे प्राप्ति किया था, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि रेशे में क्या क्या बातें होती है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, या फिर क्या इसकी लंबाई होती है, क्या इसकी गोलाई होती है। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे अध्ययन करने वाले हो। सबसे पहले आप यहाँ पे जानो कपास के बारे में। कपास कैसा रेशा होता है, तो आपने अभी पढ़ा सेलुलोज जगत के रेशे में वनस्पति जगत का रेशा जो बीज से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। कपास को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आपको बताना है। इसे कॉटन कहा जाता है, यानी कि इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह कैसा रेशा होता है, कपास एक विश्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल फाइबर होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका कॉटन शब्द है, यानी कि कपास को हमने क्या बताया इंग्लिश में, इसे कॉटन कहा जाता है। तो यह जो अरबिक भाषा होता है उससे बना हुआ शब्द क्या होता है, क्विटम होता है, जो 50 वर्ष पहले यह रेशे का प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कपास की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताना 3 से लेकर के 5 फीट तक के कपास के पेड़ की लंबाई होती है, जो बीज से प्राप्त होने वाले। देखो बीज की यहाँ पे लंबाई मैं नहीं बता रही हूँ, पेड़ की लंबाई बता रही हूँ। यानी जो पेड़ का फीट लंबा होता है, 3 से लेकर के 5 फीट लंबा पेड़ होता है, लेकिन ये बीज से प्राप्त होने वाला आपका कपास होता है। इसका उत्पादन अगर पूछे कि कितने दिन में तैयार होता है, तो आपको बताना है कि जो कपास का उत्पादन चक्र होता है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में इसकी तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर दिन में पूछा जाए तो आप बताना कि 200 दिन समय लगता है। वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष, दिन की बात करें तो 200 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कपास होता है वो किस देश का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो आप बताना कि जो भारत देश हमारा इंडिया है, वह भारत देश में कपास का जन्मदाता माना जाता है। कपास को क्या कहा जाता है, कपड़ों का राजा, यानी कि किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है। लोग कपड़े को जो चुनाव करते हैं तो सबसे पहले कपास यानी कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वही चुनाव कर, जब गर्मी का मौसम आता है उसमें कपड़े का जब चुनाव करते हैं तो खास करके कॉटन वाले कपड़े का ही चुनाव करते हैं। कपास उस कटिबंधीय जो होती हैं, उस जलवायु में पैदा होने वाला, और जो क्षार युक्त भूमि होती है उसमें आपके कपास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाना कि रेशे का जो कहाँ से जन्मदाता होता है, और आपने जाना किंग ऑफ फाइबर के बारे में। ठीक है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है। आप बताना कि अमेरिका, ठीक है, आप बताना कि अमेरिका, चीन, ठीक है, कहीं पे अगर लिखना चाहिए तो लिख लेना अमेरिका में, चीन में, भारत में, मिस्र में, इन सब देशों में क्या किया जाता है, कपड़े का जो कपास होता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में मैं कपास के बारे में एक बात और बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कपास की एक मिल बनी थी, यानी कि सूती मिल बनी थी, जो कारखाना हुआ था, कब तैयार हुआ था? आपको बताना है कि 1818 में तैयार हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि कहाँ पे तैयार हुआ, तो आप बताना कोलकाता में। ठीक है, आप बताना कि कोलकाता में कपड़े का जो पहला सूती मिल होता है, कारखाना होता है, वो बनाया गया था कोलकाता, सन 1818 में बनाया गया था। ठीक है, आपने कपास के बारे में बहुत कुछ जाना। इसके बाद में चलो यहाँ पे पढ़ लिया जाए हम लोग। यह कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जिसे बीज का बल कहते हैं। इस तंत्र से निर्मित वस्त्र सस्ते व सबके लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो कपड़ा होता है आपका कपास का, वो मतलब कि हमारे बजट के अनुसार होता है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, चाहे ऊंचे लेवल के लोग होते हैं, वो सब लोग कपास के जो कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। खास करके जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें किया जाता है। तो आपने कपास के बारे में क्या क्या हम बताया, फिर से मैं बता देती हूँ कि कपास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि इसे कहा जाता है कॉटन। जो कपास को व्हाइट गोल्ड, विश्वव्यापी रेशा, यूनिवर्सल रेशा, इन सब के नाम से जाना जाता है। जो आपका कपास में क्यूटन शब्द होता है वो अरेबिक भाषा के शब्द से बना हुआ है। कपास का जो पेड़ की लंबाई होती है, आपको बताना है 3 से लेकर के 5 फीट की लंबाई होती है। मैंने कपास के पेड़ की लंबाई बताई है, बीज की लंबाई नहीं बताई है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कपास का बनने के चक्र, यानी कि कपास कितने दिन में तैयार हो जाता है, अगर मैं बात करूं दिन की, तो बताना कि 200 दिन का समय लगता है। अगर मैं साल की बात करूं तो बताना है आपको 1 वर्ष का 1 साल का समय होता है। कपड़े को, जो कपड़े का राजा होता है, किंग ऑफ फाइबर होता है, आपको बताना है कपास होता है। भारत में अगर बताएं कि भारत में कहां कहां आपको कपास का उत्पादन किया जाता है, आपको बताना है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, इन सब में भारत में कपास का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कपास सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ तैयार होता है, तो आपको बताना है अमेरिका में, चीन में, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। अगर अमेरिका रहे तो अमेरिका लगाना, चीन रहे तो चीन, भारत रहे तो भारत, मिस्र रहे तो मिस्र। इन आपको 4 देशों का नाम याद रख लेना। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कपास के लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए और कैसा जलवायु होना चाहिए, आप बताना कि उष्णकटिबंधीय जलवायु होना चाहिए, और जो मिट्टी होनी चाहिए वो क्षार युक्त होनी चाहिए। ठीक है, क्षार युक्त के साथ साथ कैसी होनी चाहिए, मिट्टी आपकी, भूमि आपकी कैसी होनी चाहिए, क्षार युक्त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछा जाए आपसे कि इसका कारखाना कब बन के तैयार, सूती मिल, तो आपको बताना है कि 1818 में, ठीक है, 1818 में कोलकाता में ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली का उत्पादन किया गया था। ठीक है, अब चलो कपास के बारे में इतना आपने बहुत समझा। अब चलो हम लोग जानते हैं लीलन के बारे में, यानी कि लीलन कैसा रेशा होता है। चलो अब हम लोग लीलन के बारे में अध्ययन करते हैं कि लीलन में क्या क्या क्वालिटी होती है। लीलन आपने पढ़ा वनस्पति जगत में, जब रेशा पढ़ते हो तो लीलन में आता है। तो लीलन कैसा रेशा होता है, आपको बताना है जो आपके तने से प्राप्त होता है वो आपका रेशा होता है, लीलन होता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक जगत के जो वनस्पति जगत का सेलुलोजिक रेशा होता है वो आपका होता है, लीलन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रख लेना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा होता है वो कौन सा होता है, आप बताना कि वो होता है हमारा लीलन होता है। इसकी जो लंबाई होती है 10 से लेकर के 20 तक की होती है। ठीक है, बस 10 से लेकर के 20 कितनी होती है आपकी, इंच लंबाई होती है। अब यहाँ पे मैंने इंच का नाम क्यों लिया है, क्योंकि मैंने बताया था जब लंबाई के आधार पर जब आप रेशे का बंटवारा करते हो तो एक फिलामेंट होता है और एक स्टेपल होता है। तो स्टेपल में जो भी प्राकृतिक रेशे होंगे वो कैसे रेशे होंगे, लीलन में होंगे। तो लीलन में अगर पूछा जाए कि स्टेपल रेशा कौन सा है, अगर लीलन लिखा है, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई गोलाई कुछ भी ना लिखा रहे तो आप बता देना। ठीक है, तो इसलिए लीलन के जो आपकी लंबा, यानी कि उसकी लंबा रेशा जब पूछा जाए कितना होता है, आपको बताना है 10 से लेकर के 20 इंच तक के लीलन की लंबाई होती है। ठीक है, अब इतना आपने जाना। उसके बाद में आप जानो कि लीलन की प्राप्ति कहाँ से होती है। देखो कपास में आपने जाना था कि ये कहाँ से तैयार होता है, कपास के पेड़ के बीज से तैयार होता है। ठीक है, यानी कि कोय से होता है। लीलन के बारे में जानो कि लीलन का तैयारी जब कहाँ से होती है, जो फ्लेक्स का पौधा होता है, यानी कि जो सन का पौधा होता है उससे प्राप्त होने वाला आपका लीलन होता है। ठीक है, तो जो आपका लीलन होता है वो कैसा रेशा होता है, आपको बताना है ये पवित्र वाला रेशा होता है। ठीक है, यानी कि पवित्र रेशा होता है, प्राचीनतम रेशा होता है। ठीक है, प्राचीनतम शांति का सूचक रेशा होता है, ईश्वर का प्रतीक होता है, विभव का प्रतीक होता है। ये सब आपके लीलन की क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, आपने कपास वाले में जाना कि जो आपका किंग ऑफ फाइबर होता है वो आपका कपास होता है। वैसे ही आपकी लीलन की ख्वाबी होती है, लीलन की एक पहचान होती है, वो ये होती है पवित्र वाला रेशा होता है। ठीक है, ईश्वर का प्रतीक होता है, वैभव का प्रतीक होता है, तो ये आपका होता है लीलन होता है।
अब यहाँ पे हम लोग चलो पढ़ लिया जाए कि ये लीलन की बात कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्लेक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है, जिसे उखाड़ कर पानी में भुला देने से बाहर की छाल अलग अलग हो जाती है। तंतु अलग होते हैं, कोमल और महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये भी ये बात ये कहा गया है कि पहले लीलन का क्या कर जाता है, पेड़ को लगाया जाता है, उसके बाद में जब तैयार हो जाता है तो तैयार कितने दिन में होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीलन की तैयारी होती है, फसल चक्र होती है, कितने दिन में तैयार होती है, तो आपको बताना है 7 साल से लेकर के 7 साल हो सके या फिर 6 साल तक के क्या कहता जमीन को खाली खाली उपजाऊ बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाने में कितना समय लगता है, 7 साल या फिर 6 साल का समय लगता है। उसके बाद क्या किया जाता है, लीलन को लगाया जाता है। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत का काम होता है ये आपकी सबसे रेशे में, कौन से रेशे में होता है, लीलन वाले रेशे में, यानी कि एक श्रमसाध्य रेशा होता है, क्योंकि इसमें जो समय लगता है बहुत ज्यादा होता है। तो जब इसको फसल को जब लगाते हैं लीलन का, उसके बाद में जब ये तैयार हो जाता है तो उखाड़ लेते हैं और फिर पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने के बाद, पानी के संपर्क में जाने के बाद वो पानी में जाकर के सूख जाता, क्या हो जाता है, उसके जो छाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जो आदमी होते हैं, जो जो भी कर्मचारी होते हैं, उसको निकाल लेते हैं, फिर रेशे का वो क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीलन में क्या पाया जाता है, कि लीलन में कौन सा गोद पाया जाता है। देखो पेड़ में जब आप देखो बीज में आपने देखा तो बीज से क्या निकला, आपका कपास निकला। तो आप जब तने निकालते हो, तो तने जब निकाले हो तो तने के जब ये निकालते हो ना, बाहर का साइड निकालते हो ना, बीज का साइड थोड़ी ना निकालते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका तना होता है, तने के बीच में क्या पाया जाता है, यानी कि कौन सा गोद पाया जाता है, लिक्विड सा निकलता है ना, तो तने के गोद में क्या पाया जाता है, आपको बताना है पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, पेक्टिन पाया जाता है, आपके लीलन में पाया जाता है। जो पेड़ के तने से निकाल लेते हैं लेकिन आपके बीच के हिस्सा रह जाता है, तो उसमें पाया जाता है पेक्टिन पाया जाता है। तो आपने यहाँ पे जाना लीलन के बारे में, क्या क्या जाना कि ये प्राकृतिक जगत का रेशा होता है, वनस्पतिक जगत का यानी कि सेलुलोज तना का रेशा होता है, जो आपके फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। और उसके बाद में यह पैसा रेशा होता है, पवित्र रेशा होता है, शांति का सूचक होता है, ईश्वर का प्रतीक होता है, विभव का प्रतीक होता है। ठीक है, और जो आपका लीलन होता है ना, जैसे आपका कपास आपने पढ़ा था कि ये गरीबों के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हर कोई खरीद सकता है। क्यों खरीदा, क्योंकि गर्मी के मौसम में आप कपड़े का जब चुनाव करते हो तो कपास वाले नहीं, कॉटन का कपड़ा पहनते हो। लेकिन जो ज्यादा देखो, आप जब नेता हो तो देखो वो लीलन का कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये लीलन का जो कपड़ा होता है वो ठंडक बहुत देता है, ताजगी देता है। ठीक है, यानी कि इसकी एक पहचान होती है कि ठंडक होता है, इसमें ताजगी होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीलन की खास कला क्या होती है, आपको बताना है कि ठंडक देता है और ताजगी देता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करें कि लीलन का इतिहास की जब हम नजर डालते हैं तो आपको बताना है 10,000 पहले लीलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और वैसे भी जो शुरुआत हुई थी तो जो प्रथम स्थान है वो कौन सा है, आपको बताना है रूस है। लेकिन लीलन का उत्पादन का जो प्रथम स्थान रूस है, लेकिन लीलन की जो भूमि होती है उसे कहा जाता है मिस्र कहा जाता है। यहाँ पे आपको देश याद रखे रहना है कि लीलन के उत्पादन का जो स्थान होता है वो कौन सा होता है, रूस होता है, लेकिन लीलन की भूमि जो होता है वो मिस्र का देश होता है। ठीक है, आपने इतना बहुत अच्छा से जान लिया है। अब चलते हैं आगे, आपको यहाँ पे लीलन के बारे में जितना जानकारी चाहिए था उतना आपको मिल गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसके बारे में समझते हैं। लीलन के बाद अब आपके पास है जूट। अब चलो जूट के बारे में समझते हैं कि जूट में क्या क्या क्वालिटी होती है, इससे क्या बनाया जाता है। जूट जूट के पौधे से प्राप्त होता है। फूल के मुरझाने के समय जड़ से काटकर पानी में फूलने के बाद लीलन के समान तैयार किया जाता है। इसकी चमक अनोखी होती है। इससे बोरे गांठे बांधने के लिए टाट चट्टी आदि का निर्माण होता है। इससे गलीचे तथा दरिया भी बनाई जाती हैं जो फर्श बिछाने के काम में आ जाती हैं। देखिए अब इतना आपने जाना, लेकिन इतना ही बात खत्म नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी रेशा पढ़ती हो तो एक लाइन 4 लाइन में खत्म नहीं होती है। रेशे की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है। सबसे पहले आप जानो कि जूट जो आपका होता है किस प्रकार का रेशा होता है। जूट को क्या कहा जाता है, पाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जूट कैसा रेशा होता है, यह प्राकृतिक जगत का रेशा होता है। वनस्पति में यानी कि सेलुलोज जगत का रेशा होता है, लेकिन ये तने से प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपका जूट वाला रेशा होता है, इस पौधे का नाम जो होता है भारतीय शब्द में टाट से लिया गया है, यानी कि इसका जो अर्थ होता है आपका जूट का उलझा हुआ। ठीक है, जूट का अर्थ होता है उलझा हुआ, यानी कि टाट का अर्थ होता है असमान रेशे से जो आपस में शीघ्रता से मिश्रित हो जाएं, वो आपका होता है जूट होता है। जूट का प्रथम स्थान अगर पूछा जाए उत्पादन का, आप बताना कि बांग्लादेश होता है। ठीक है, बांग्लादेश होता है, लेकिन कितना प्रतिशत तक उत्पादन करता है, आपको बताना है 85% तक जूट बांग्लादेश उत्पादन करता है। ठीक है, उसके अलावा भारत में भी होता है, यानी कि भारत में अगर हम बात करें जूट के उत्पादन का तो पश्चिम बंगाल हो गया,
बिहार हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे भी भारत का प्रमुख जूट उत्पादन देश होता है। ठीक है, यानी कि राज्य होता है। ठीक है, देश नहीं राज्य होगा, भारत में है तो। ठीक है, अब यहाँ पे जूट का जानो कि इससे क्या बनाया जाता है। तो आपने अभी देखा नीचे वाले में कि इससे क्या बनाया जाता है, गांठे बनाया जाता है, टाट बनाया। क्यों क्यों ये सब बनाया जाता है? क्योंकि जो जूट होता है उसके जो रेशे होते हैं वो कड़े होते हैं, चिकने होते हैं लेकिन कड़े होते हैं, सुनहरे होते हैं। ठीक है, इसकी चमक अनोखी होती है। यहाँ पे लिखा भी है कि इसकी मजबूती तो बहुत मतलब मजबूती बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसका कड़ा होता है। अब देखो भाई कड़ा रहेगा तो उसमें सूत तो सही से बुनाई नहीं हो पाएगी, करघे पे जैसे जाएगा वो कड़ा रहेगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जूट से जो भी सजावटी सामान होते हैं, आपका यहाँ पे देखा कि चटाई बनाया जाता है, रस्सी बनाया जाता है, जो भी सजावटी बैग हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है, जूट का किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि गुणवत्ता और श्रेणी के स्थान पे जूट कैसा स्थान है, तो आप बताना कि प्रथम स्थान है। ठीक है, तो आपने जूट के बारे में क्या जाना कि यह जूट बांग्लादेश में 85%, अगर भारत में बात करें तो आप बताना कि पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। अगर मैं बात करूं कि इस पौधे की लंबाई कितनी होती है, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहीं यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि आपकी जूट की लंबाई कितनी होती है। आप बताना कि 2.5 से लेकर के 3 मीटर या फिर 6 मीटर, 6 से 12, यानी पे लिख देते हैं 6 से लेकर के 12 फीट तक की। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में है तो अब लगा देना, या फिर हो सकता है 2.5 से लेकर के, ठीक है, 2.5 से लेकर के 3 क्या होता है पाया जाता है। तो आप इतना याद रखे रहना, 2.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक के, या फिर 6 से लेकर के 12 फीट तक के पौधे की लंबाई होती है। यह कड़ा होता है, मजबूत होता है। कड़ा मजबूत होने के कारण इसमें मजबूती नहीं होती है। ठीक है, मजबूती नहीं होगी तो आपका कपड़ा बन नहीं पाएगा। मजबूत कपड़े का अभाव होने के कारण इससे कपड़ा बनाया नहीं जाता है। ये तो हुई जूट के बात। अब चलो आगे बात करते हैं हेम्प के बारे में। ठीक है, ये सब जो जूट है या फिर कपास है, इनको हम अलग से बताएंगे कि जब कोई क्लास लेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि जूट कैसे कैसे प्रोसेस किए जाएंगे। जैसे इसमें प्रोसेस भी आपसे पूछा जाता है कि पहले गिनिंग आता है, स्पिनिंग आता है, क्या क्या आता है ना, ये अभी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे रेशे की क्वालिटी समझो कि रेशे के क्या क्या बनाया जाता है, रेशा कैसा रेशा होता है। ठीक है, यानी कि ये रेशे जो होते हैं प्राकृतिक में आते हैं या मानव निर्मित आते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है या कैसा किस तरह से काम करता है। ठीक, ये सब अभी जानो। अब यहाँ पे जानो कि हेम्प क्या होता है। हेम्प वाला रेशा समझो है। हेम्प लिखा है, हेम्प के पौधों से तनाव से प्राप्त होता है। यानी कि हेम्प कैसा होता है, पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह अत्यधिक मजबूत होता है। इससे कैनवास, गलीचे, उसके बाद में जूते के तल्ले, रेशे नहीं रस्सी, डोरी बनाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। और वैसे भी आपका जो यहाँ पे रेशा हेम्प है ना, उससे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, यानी कि प्रोसेस के बारे में नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपसे यहाँ पे रेशे के कैसा रेशा है और कहाँ से प्राप्ति होता है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पहले आपने पढ़ लिया कि यह क्या होता है। यहाँ पे आप जानो कि जो आपका हेम्प होता है वो कैसा होता है, ये स्टेपल रेशा होता है। क्योंकि हमने बताया था कि जो प्राकृतिक जगत के रेशा होगा वो कैसा रेशा होगा, स्टेपल रेशा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है आपका कि हेम्प प्राप्त कहाँ से होता है, आपको बताना है कि जो भांग का पेड़ होता है उससे प्राप्त होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं भांग के पेड़ से प्राप्त होने वाला जो रेशा होता है वो हेम्प कहलाता है। ठीक है, इसमें ऐठन नहीं होती है। अब ऐठन न होने के कारण इससे कपड़े का बनाव नहीं किया जाता। ठीक है, जब ऐठन होगा तभी तो करघे पे लगेगा, तभी तो बुनाई की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इसमें ऐठन ना होने के कारण कपड़े का बनाव नहीं किया जाता है, इसलिए इसे रस्सी, डोरी ये सब बनाया जाता है। लेकिन हाँ, जो आपका सन नहीं होता है, सन की तरह इसमें क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन इसके जो गुण होती हैं थोड़ा डिफरेंट होते हैं। हिम से आपको पता चल गया कि वस्त्र नहीं बनाया जाता है। और जो आपका स्टेपल रेशा होता है प्राकृतिक जगत का होता है, वनस्पति जगत का होता है, तने से प्राप्त होता है, इसमें प्राकृतिक ऐठन नहीं होती है। और भांग के पेड़ से प्राप्त होने वाला आपका हेम्प रेशा होता है। अब जानो नारियल के बारे में। नारियल आप लोगों ने बहुत खाया होगा। नारियल आपने देखा होगा, जब नारियल को खाते हो तो उसके अगल बगल में ऐसे से पता नहीं क्या ऐसे झथरा जैसा निकला होता है। ठीक है, ये सब जो निकले होते हैं उसी से आपके निकलते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेशे के बारे, नारियल के बारे में क्या लिखा है। नारियल की छाल के ऊपर तंतु होते हैं जो कड़ा होता है। यानी कि जो आपका ये नारियल है, नारियल के ऊपर जो तंतु रहते हैं, ऐसे कड़ा कड़ा रहता नहीं है, ऐसे बाल की तरह, तो जो निकला होता है वो कड़ा होता है। उसे फुलाकर पीट कर साफ किया जाता है, जिससे चटाई, डोरमेट, तलिया, गलीचे ये सब बनाया जाता है। इससे कपड़े नहीं बनाए। कपड़ा पहनोगी तो क्योंकि क्या करेगा, आपके शरीर में चुभेगा। कैसा होता है, कड़ा होता है। आप उसे जब टच करोगे तो आपको एहसास होगा कि वो कैसा कड़ा होता है। आपने देखा होगा, हर किसी ने ये तो नारियल को देखा ही होगा। तो नारियल को आपको बताना है कि ये कैसा रेशा होता है। आपको बताना है ये प्राकृतिक जगत का रेशा होता है। ठीक है, नारियल की छाल को ऊपर के तंत्र होते हैं जो कड़ा होता है, उसे फुला लेते हैं, फिर पीट कर साफ कर लेते हैं, जिसे चटाई बनाते हैं, डोरमेट बनाते हैं, गलीचे बनाते हैं और भी बहुत सारे चीज बनाते हैं। चलो अब नारियल के बाद अब बात करते हैं रेमी। अब चलो समझो
समझो नेटल के बारे में। नेटल कैसा रेशा होता है तो आपको बताना है प्राकृतिक जगत का रेशा होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है, जो आपका तना होता है तना जगत का उससे प्राप्त होता है। लेकिन जो आपका नेटल का पेड़ होता है उससे प्राप्त होता है रेमी होता है। उसमें पानी सोखने की क्षमता कपास और लिनन से अधिक होती है। इससे फफूंदी से प्रभावित नहीं होता है। इससे टेबल क्लीनर, ट्रे क्लॉथ, मेज पोस्ट, नेपकिन ये सब बनाया जाता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे रेमी है ना, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन रेमी जो आपका है, यहाँ पे रेमी का अगर उत्पादन पूछा जाए तो जो भारत देश है और चीन देश है उसमें रेमी का उत्पादन किया जाता है। रेमी को एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है चाइना ग्रास। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चाइना ग्रास, चाइना ग्रास। ठीक है, चाइना ग्रास कहा जाता है, रेह कहा जाता है। ठीक है, बस आपसे ज़्यादा रेमी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। आपका जो रेमी हो गया, कोयर हो गया, पीना हो गया, ठीक है, और नारियल हो गया, इन सब सन हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता प्रोसेस के बारे में। जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ वही पूछा जाएगा। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रेमी कैसा रेशा है, आपको बताना प्राकृतिक है, वनस्पतिक है, तने से प्राप्त होता है। अगर मैं पेड़ की बात करूं तो नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। रेमी को क्या कहा जाता है, आपको बताना है चाइना ग्रास कहा जाता है, रेह कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि रेमी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, आपको बताना है भारत और चीन में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेमी से कौन से वस्त्र बनाया जाता है, आपको बताना कि इससे वस्त्र नहीं बनाया जाता है, सिर्फ जो नेपकिन होती है, घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो बनाए, जैसे आपका नेपकिन हो गया, ट्रे क्लॉथ हो गया, मेज पीस हो गया, ठीक है, टेबल कवर हो गया, जो भी आप देखते हो अपने घर में चीज़ें वो आपका रेमी से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें भी प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए सन के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपने देखा रेमी के बारे में, आप देखो रेमी सन के बारे में। सन क्या कहता है, सन में लिखा है आपका कि सन के पौधों से प्राप्त होता है। फूलते हुए पौधे को जड़ से काटकर पानी से फूलने पर उसे पीटकर क्या करते हैं, पीटकर छाल के अलग किया जाता है। यह जूट की अच्छी किस्म का होता है। इसकी तनाव सामर्थ्य भी अधिक होती है। इससे कागज, मछली के जाल, गलीचे, कालीन, सुतली बनाई जाती है। यानी कि सन का जो पौधा होता है वो थोड़ा कोमल होता है। कोमल होने के कारण जो मछली का जाल होता है, गलीचे होते हैं, कालीन होते हैं, मुलायम थोड़ा होता है, उससे मतलब क्या किया जाता है, सन को बनाया जाता है। सन के जो रेशे होते हैं, ठीक है। आपने सन के प्रोसेस में जाना कि क्या करते हैं, पौधे को निकाल लेते हैं, यानी कि पौधे को पहले काट लेते हैं। पौधे को काटने के बाद उसमें पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद जड़ को काटकर पानी में फूलने पर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो फूल जाता है तो उसको निकाल लेते हैं, और जो छाल होता है उसको निकाल कर पीट कर उसको अलग कर लेते हैं। जूट कैसा होता है, एक अच्छी किस्म का रेशा होता है। इसमें जो तनाव होता है, खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। बस आपसे यही पूछा जाएगा आपसे सन के बारे में। आप चलो अब अगला देखो, अगला क्या है आपके पास, देखिए अब यहाँ पे लिखा अबाका के बारे में। अबाका आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अबाका और मनीला। तो आपका जो मनीला होता है या फिर अबाका कहें, एक ही बात है, ठीक है। आप इसको अलग अलग मत पढ़िएगा। जो आपका अबाका होता है वो अगर पूछा जाए मनीला कहाँ से प्राप्त होता है तो आपको बताना है अबाका के पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। अबाका कहे या मनीला कहे, बात एक ही है। तो अबाका के पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा कैसा होता है, हल्का होता है, और कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा दृढ़ होता है। इससे आप रस्सी बना सकते हो, कार्डन बना सकते हो। इन सब चीज़ों का बना करके आप क्या कर सकते हो, वस्त्र का निर्माण कर सकते हो। लेकिन ये भी आपका पहनने योग्य कपड़ा नहीं। जो रेशे कपड़े पहनने योग्य नहीं होंगे वो कपड़े को आपको डीपली नहीं पढ़, उन रेशों को आपको डीपली नहीं पढ़ना होगा। जैसे आपका हेम्प हो गया, नारियल हो गया, रेमी हो गया, सन हो गया, अबाका हो गया, ठीक है, इन सीसल हो गया, ठीक है, पीना हो गया, इन सब रेशे को डीपली नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेशे क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करोगे, यानी कि ये रेशे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस पर कपड़े बनाए नहीं जाते हैं। तो जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें बनाया जाता है, जो प्रोसेस कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीसल के बारे में। आप सीसल क्या कहता है, यह सीसल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इससे रस्सी, सुतली, कार्ड बनाए जाते हैं। तो इनकी पत्तियां जड़ से निकलती हैं, जिसे तोड़कर पटक कर धोकर सीसल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बस आपको इतना ही जानना है आपको सीसल के बारे में। अब चलो हम लोग आगे देखा जाए कि आगे क्या है। अब आपके पास है पीना के बारे में। पीना का क्या होता है, तो जो अनानास का पौधा होता है उसकी पत्तियों से प्राप्त होने वाला यह रेशा होता है। अब आपको बताना है कि पीना कैसा रेशा होता है। तो पीना प्राकृतिक जगत के, सेलुलोज जगत के, यानी कि वनस्पतिक जगत का रेशा होता है। जो पत्ती वाला रेशा होता है वो आपका होता है पीना होता है। तो अनानास के पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह कैसा होता है, आपको बताना है श्वेत होता है। श्वेत मतलब क्या होता है, श्वेत मतलब होता है सफेद होता है। तो सफेद होता है और कैसा होता है, कोमल होता है। इससे चटाई बना सकते हो, झोले बना सकते हो, कपड़े बना सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे आप पिना के बारे में और थोड़ा जान लो कि पिना जो आपका होता है, ये पिना होता है ना, इससे वस्त्र भी बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये थोड़ा कोमल होता है, मुलायम होता है, तो यह आपके जो वस्त्र होते हैं उसके बनाने में यूजफुल होता है। इसका वस्त्र मुलायम रहेगा, सफ़ेद रहेगा, क्योंकि ये श्वेत उज्जवल होता ही है, साथ ही साथ चिकना भी रहेगा और टिकाऊ भी रहेगा। ठीक है। और जो आपका पिना है ना, ये कौन से देश के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। वो देश है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिलीपींस जो देश होता है। ठीक है। फिलीपींस जो देश होता है, उन देशों में जो पिना होता है उन रेशे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अनानास के पत्तियों से निर्माण होता है। आपसे 2-4 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि ये कैसा रेशा होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, पत्ती से होता है या तने से होता है या वनस्पति जगत का रेशा होता है, कौन सा देश इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है आपको बताना है फिलीपींस। और किससे तैयार होता है तो आप बताना अनानास के पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। बस आपको इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे अध्ययन करना नहीं है। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा चैप्टर आ गया है। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊन के बारे में आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपको यहाँ पे मैं पढ़ के बता देती हूँ। ऊन विभिन्न प्रकार के पशुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है, जैसे भेड़, खरगोश, बकरी, ऊँट के बाल। अधिकांश ऊन भेड़ के बालों से बनाए जाते हैं। ठीक है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ऊन को बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना पड़ता है। देखो, आप सब जानते हो कि आप जब प्रोटीन पढ़ते हो, यानी कि आपके बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बताते हो कि केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऊन के बाल से ही तो आप रेशा प्राप्त करते हो। तो आपको बताना है कि जो प्रोटीन यानी कि जो केराटिन युक्त रेशा कौन सा होता है, आपको बताना है कि ऊन होता है। ठीक है। यानी कि यह जंतु जगत से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन यानी कि केराटिन होता है, वो युक्त रेशा होता है। अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाण हमें ये मिलता है कि जो आपका मेसोपोटामिया देश होता है, वहाँ पे ऊनी वस्त्रों का निर्माण सबसे ज़्यादा जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो आपका इंग्लैंड देश होता है, वस्त्र विज्ञान में बनाने में सबसे पहले काम किया था। ठीक है। यानी कि इंग्लैंड देश होता है, सबसे पहले आपने जाना कि मेसोपोटामिया में क्या किया जाता है, वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन ऊन के जो वस्त्र बनाने का कार्य होता है, वो इंग्लैंड देश का काम आता है। ठीक है। इंग्लैंड देश ही किया था। उसके अलावा यहाँ पे जानो ऊन के बारे में, और यहाँ पे थोड़ा लिख लो कि ऊन के जो रेशे की लंबाई पूछी जाती है आपसे, आप बताना कि 1.8 से होती है। ठीक है। ऊन के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1.8 होती है। और ऊन के रेशे में पाया जाता है गंधक यानी कि सल्फर पाया जाता है। आप बताना कि 4% तक क्या पाया जाता है? ऊन के रेशे में सल्फर यानी कि गंधक पाया जाता है। आपका जो ऊन होता है वो अंगोरा यानी कि एक बकरी होती है, इसके बालों के मोहर यानी कि मोहर कहते हैं, या उच्च गुणवत्ता यानी कि वस्त्रों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। कि आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च गुणवत्ता वाला रेशा कौन होता है जो आपका यहाँ ऊन होता है, तो आपको बताना अंगोरा होता है। अंगोरा कैसी होती है? एक बकरी का नाम होती है, इसके बाल को कहते हैं मोहर कहते हैं। अंगोरा के बाल को कहते हैं मोहर, जो उच्च गुणवत्ता का वस्त्र देता है, जो कैसा होता है? ऊन प्राप्ति करता है। ठीक है। और सबसे पहला यानी कि सबसे महंगा कोट अगर पूछा जाए कि कौन सा होता है, आप बताना कि मिंक कोट होता है, जो क्या किया जाता है? ऊन से बनाया जाता है, लेकिन जिसकी प्राप्ति विक्योना यानी कि जो दुर्लभ जाति की ऊँट होती है उससे प्राप्त होता है। ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका ऊन से प्राप्त होने वाला जो कोट बनता है वो क्या नाम है, तो आप बताना कि मिंक कोट नाम है। लेकिन जो विक्योना यानी कि जो दुर्लभ एक प्रजाति होती ऊँट की, उससे बनाया जाता है, लेकिन सबसे महंगा कोट का नाम होता है मिंक कोट। ठीक है। मिक कोट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मिक कोट कहा जाता है। अब यहाँ पे आपने जान लिया। ठीक है। ऊन के बारे में आपने क्या जाना कि ये बाल से प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं कि ऊन के वस्त्र बनाने का कार्य कहाँ पे शुरुआत होता है, तो आप बताना इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र के लिए सबसे पहले क्या हुआ था? विश्वसनीय देश है तो वो इंग्लैंड भी है। और विश्व का सबसे महंगा कोट कौन है? मिंक कोट है। और जो आपकी विक्योना नाम की दुर्लभ प्रजाति है ऊँट, उससे प्राप्त होता है। और जो अंगोरा जो भेड़ की अंगोरा जो बकरी होती है, उसका जो रेशा होता है सबसे उच्च क्वालिटी वाला रेशा होता है, उसके बाल को कहा जाता है मोहर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने आपको बताया कि ऊन के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1.8 होती है। इसमें गंधक कितना पाया जाता है, तो आपको बताना है 4% तक की पाई जाती है। हम इसको अलग से भी बताएंगे। हम आपको जब को देखो आप पढ़ते हो ना प्रसार शिक्षा में, जब किसी चीज़ को दिखाना हो तो किसका इस्तेमाल करते हो? प्रदर्शनी का इस्तेमाल करते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जब कोई चीज़ आप विजुअल देखते हो तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपको पढ़ना है सही तरीके से तो आपको कमेंट करना होगा, मैं उसको सही से डीपली से एकदम बता दूँगी। आपको कभी भी कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेशम के बारे में।
वैसे भी आपका मैंने ऊन में बहुत सारा छोड़ दिया है कि होगेट को क्या कहा जाता है, वीदर को क्या कहा जाता है, फ्लीस ऊन को क्या कहा जाता है, डेड ऊन कैसी होती है, कोट ऊन क्या होती है, कॉर्पेट, ये सब हमने बहुत सारी चीज हमने छोड़ दिया है कि कैसे कैसे तैयार होता है, उसके बाहरी परत को क्या कहा जाता है, मध्य परत को क्या कहा जाता है। तो वो सब आपको पढ़ना है तो मैं अलग से उसको बता दूंगी। आज मैंने जो क्वेश्चन लिख डाला है उससे संबंधित मैंने टॉपिक यहाँ पे डाला हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे आपको रेशम के बारे में बता रही थे, तो रेशम के बारे में जानो कि रेशम क्या होता है। तो रेशम एक प्राकृतिक जगत का रेशा होता है जो आपको जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि यह प्रोटीन युक्त रेशा होता है जो कि आपके रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? एक कीड़े से प्राप्त होता है जिसका नाम होता है रेशम होता है। लेकिन इस कीड़े का नाम होता है, उसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोरी होता है, ठीक है, जो आपके सहतूत के मलबरी के पेड़ पर पाली जाती है। साथ ही साथ सहतूत की पत्तियों भी खाता है, तभी वो क्या करता है, उस रेशे का निर्माण करता है। रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? आपको बताना है सेरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि जन्मदाता देश कौन होता है, तो आपको बताना है चीन होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि रेशम के बारे में लिखा क्या है। यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है जो सहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। जो पत्तियों के खाने के बाद कीड़ा अपने मुंह के पास 2 छिद्रों को लार जैसे पदार्थ को निकालता है जो 8 अंक के घुमाव के समान अपने 4 तरफ से लपेटा जाता है। वही संपर्क से सूखता है और यह लंबा रेशा कीड़े के चारों तरफ कोकून बना देता है। बाद में कोकून के भीतर में कीड़े को मारकर रेशम का धागा रील पर लपेट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे ये सब बताया था कि प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्राकृतिक जगत का रेशा होता है, जंतु रेशा होता है, प्रोटीन युक्त रेशा होता है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कीड़े का नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी होता है जो सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, ठीक है। वो सिर्फ सहतूत के पत्तियों को खाता है, तभी वो क्या करता है, आपको रेशम की प्राप्ति करवाता है। रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? आपको बताना है सेरिकल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत, देखो हमने आपको बताया था कि रेशम का जन्मदाता देश क्या होता है, चीन होता है। लेकिन जब चौथा स्थान पूछा, यानी कि रेशम के उत्पादन का चौथा स्थान पूछा जाता है, तो आप बताना कि जो हमारा भारत देश है वो कैसा है, रेशम उत्पादन में चौथा स्थान होता है, ठीक है। लेकिन आपके बहुत सारे देश होते हैं जो आपके पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो कश्मीर में, मैसूर में, इन सब जगह में भारत में क्या किया जाता है, रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया कि भारत का जो रेशम का उत्पादन देश होता है चौथा स्थान होता है, लेकिन पहला देश तो भी कौन सा होता है? तो पहले के देश की बात करें तो आपको बताना है जो आपका जापान देश होता है वो रेशम के जन्म स्थान का क्या होता है, प्रथम स्थान होता है, और चौथा क्या होता है, आपका भारत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जानो, जो आपने कपास का पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था किंग ऑफ फाइबर कपास को कहा जाता है, यानी कि वस्त्रों का राजा कौन होता है, कपास होता है। और जब वस्त्रों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ फैब्रिक कहा जाए तब आप बताना कि रेशम होती है, यानी कि वस्त्रों की रानी होती है रेशम, कपड़ों का राजा क्या होता है, आपको बताना है कपास होता है, ठीक है। यानी कि इसे राजसी वस्त्र भी आप कह सकते हो या फिर क्वीन ऑफ फैब्रिक इनको भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो आपने पढ़ा था जब लीलन की जब तैयारी की जाती है तो लीलन के तने को क्या करते हैं, तने से रेशे को प्राप्त करते हैं, जिसमें उसमें गोद क्या पाया जाता है, तो आपने बताया था पेक्टिन पाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे बात करते हो रेशम के बारे में तो इसमें भी आपका कुछ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सेरेसिन गोद कहा जाता है, ठीक है। यानी रेशम में कौन सा गोद पाया जाता है, आपको बताना सेरेसिन पाया जाता है। लेकिन देखो आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो आपका प्राणिज जगत यानी कि जो ऊन से पाया जाता है, तो आपने क्या बताया, तो ऊन से प्राप्त होने वाला, तो आप बताते हो उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब आपके रेशम को पूछा जाए कि रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको बताना है कि फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि आपका सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि लीलन में कौन सा गोद पाया जाता है, आपको बताना है पेक्टिन। अगर पूछा जाए कि रेशम में कौन सा गोद पाया जाता है, आपको बताना है सेरेसिन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको बताना है फाइब्रिन प्रोटीन होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है, आपको बताना है केराटिन। क्यों केराटिन? क्योंकि आपके बाल में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ रेशम के बारे में, यानी कि रेशम का निर्माण कहाँ से हुआ। तो जो आपका चीन देश है, यानी कि चीन की रानी जो थी सी लिंग चिन थी, यानी कि सी लिंग ची नाम था उनका, वो अपने बगीचे में टहल रही थी और चाय पी रही थी। उसी समय क्या हुआ, अचानक से सहतूत के जो पेड़ था उस पर लटका हुआ एक कोकुन जो था वो चाय में, यानी कि जो रानी चाय पी रही थी उसमें जाकर के गिर गया। जब जो राजकुमारी थी ना उस कप में जो कोकुन को देखा ना तो उसको बाहर निकाली, तब उन्हें पता चला, यानी कि जब वो कोकुन क्या होता, गर्म चाय था, गर्म में जाग में क्या होता, पिघल गया। तो जब उसको निकाले तो उससे हल्का हल्का क्या होता, वो हल्का हल्का से रेशे तरह निकल, तो उन्हें समझ में आया क्या होता है, ये रेशा होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, रेशे का निर्माण हुआ
क्या हो गया, रेशम का निर्माण, यानी कि कोकून का ऊपर से कोमल जो होता है ना हल्का हल्का, उसको निकाल करके क्या करे, औरल धागा लपेट करके, यानी कि इस प्रकार के रेशम की खोज हुई। ठीक है, तो अब क्या समझे आपने रेशम के बारे में, आपने समझा कि ये कैसा होता है, क्वीन ऑफ फैब्रिक होता है। और आपका जो रेशम होता है, आपने शुरू में देखा था कैसा रेशा होता है, आपको बताना है कि ये फिलामेंट रेशा होता है, यानी कि लंबा रेशा होता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो सोना के बारे में, सोना क्या होता है, सोने को धागे के रूप में परिवर्तित कर सस्ती प्रमुख वस्त्र उपयोग तंत्र के साथ बटकर बहुमूल्य वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र विज्ञान में इसका वस्त्र पर सजावट के लिए किया जाता है। इससे कढ़ाई होती है, झालर मगजी लगती है, इससे पूरे वस्त्र भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये इससे बने वस्त्र भारी होते हैं। ठीक है, यानी कि वस्त्र से क्या कहता है, डिजाइन भी बनाई जाती है, कपड़ा भी बनाया जाता है, लेकिन कपड़ा जब बनाया जाएगा तो बहुत भारी रहेगा। ठीक है, तो आपने सोने के बारे में जाना। अब यहाँ पे देखो चांदी के बारे में, यानी कि ये सब कैसे रेशे हैं, ये सब आपके मिनरल वाले रेशे, यानी कि खनिज वाले रेशे हैं। तो चांदी कैसा होता है, इसे एल्युमिनियम और पॉलिस्टर मिश्रित करके रोलेक्स, ल्यूरेक्स और मेरलॉन बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि चांदी का जो रेशा होता है उससे क्या कहता है, एल्युमिनियम और पॉलिस्टर को मिला करके जो रेशे बनाए जाते हैं, रोलेक्स, ल्यूरेक्स और मेरलॉन जैसा रेशा बनाया जाता है। एस्बेस्टस के बारे में जानो, ये अग्निरोधक होता है, जंग प्रूफ होता है। ठीक है, जंग प्रूफ होता है और फायर प्रूफ होता है, यानी कि आपको आग से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए, और जो फायर प्रूफ वाले होते हैं, इन सब का जो कपड़ा पहनते हैं वो एस्बेस्टस वाले रेशे का कपड़ा पहनते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके सामने है रेशे के वर्गीकरण में जो मानव निर्मित रेशा होता है वो आप समझने वाले। अभी तक आपने देखा था जो प्राकृतिक जगत में थे, चाहे वनस्पतिक रहा हो, चाहे प्राणिज रहा हो, चाहे वो मिनरल रहा हो। ठीक है, आपने सभी को एकदम अध्ययन किया। अब यहाँ पे जानो कि जो मानव निर्मित रेशा होता है, तो उसमें हमने बंटवारा किया था, जो आपके कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानव निर्मित होता है, यानी कि जो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन वो केमिकल, और जो आपका नेचुरल होता है, यानी कि जो प्राकृतिक और कृत्रिम को मिला करके, रासायनिक और जो सेलुलोज हो गया हो, चाहे प्रोटीन हो गया हो, चाहे मिनरल, इन सब का मिक्सर करके जो रेशे बनाए हो वो आपके होते हैं मानव निर्मित रेशे होते हैं। और एक रासायनिक रेशा होता है, तो आप रासायनिक रेशा भी नहीं पढ़े हो, आप पढ़े हो मानव निर्मित रेशा। तो मानव निर्मित रेशा को कौन सा होता है, रेयान होता है। तो रेयान तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है नाइट्रोसेलुलोज रेशा, यानी कि नाइट्रोसेलुलोज रेयान होता है। दूसरा होता है कुप्रामोनियम, और तीसरा होता है विस्कस होता है। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, विस्कस आप तो समझ लिए हो। तो नाइट्रोसेल्यूलोज रेशा होता है, इसकी जब आविष्कार की बात करते हैं तो इसकी आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है कि जॉर्ज एडमंड्स ने किया था। सन की पूछा जाए तो सन बताना 1884 में। यह बहुत ज़्यादा महंगा होता है, यानी कि खर्चीला होता है। साथ ही साथ में इसकी जो इसमें क्वालिटी डाली जाती है वो सेलुलोज और गंधक, यानी कि इन दोनों को मिक्सर करके क्या किया जाता है, यानी कि C+N+, यानी कि गंधक से अपक्रिया करके नाइट्रोसेलुलोज का बनाया जाता है रेशा, यानी कि वस्त्र बनाया जाता है। लेकिन यह महंगा बहुत ज़्यादा है। महंगा बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं लोग, इसको चुनाव नहीं करते थे। तो जब इसको चुनाव नहीं करते थे तो भाई उस क्या करने लगे, वो बंद कर दी। उसके बाद में कौन सी रेशे का इस्तेमाल किया, तब कुप्रामोनियम का रेशा निर्माण किया। तो कुप्रामोनियम का जो रेशा किया हुआ था वो किसने किया था, तो LH देशपचीज ने किया था। अब जो आपका नाइट्रोसेलुलोज रेशा वो ज़्यादा महंगा था, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी डाली जाती थी वो थोड़ा ज़्यादा डाली जाती थी। ठीक है, यानी कि महंगी चीज़ जब डालोगे उसमें तो अपने आप महंगा हो जाएगा। तो जब महंगा हो जाएगा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, तो पसंद नहीं करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो क्या करने लगे, कुप्रामोनियम का आविष्कार किए। यानी कि मानव निर्मित ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, कुप्रामोनियम का रेशा निकाला। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था LH देशपचीज था। इन्होंने कब किया, तो आपको बताना है 1890 में किया था। लेकिन जो आपका कुप्रामोनियम है ये भी बहुत महंगा था। ठीक है, यानी कि महंगा था लेकिन ये उत्तम था। आपका जो नाइट्रोसेलुलोज था महंगा तो था लेकिन उतना अच्छा नहीं था, अधिक खर्चीला था। ये अच्छा नहीं था, महंगा था। लेकिन आपका जो कुप्रामोनियम है ये अच्छा भी था और आपका महंगा भी था। ठीक है, यानी कि महंगा भी था और अच्छा भी था, ये दोनों था। लेकिन अब महंगा रहेगा भले अच्छा रहेगा तो लोग उससे भी, यानी कि जिसके पास पैसा होगा तभी तो वो रेशा खरीद, यानी कि कपड़ा खरीद पाएंगे। तो महंगा होने के कारण, उत्तम होने के कारण, ठीक है, उत्तम तो था लेकिन महंगा था, तो इसलिए लोग क्या करते थे, इसको नहीं खरीदते थे। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें क्या, यानी कि क्या क्या डाल करके बनाया जाता था, आपको बताना है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया डाल करके कुप्रामोनियम का बनाया जाता था। अब जानो विस्कस रेयान के बारे में। तो आपका जो विस्कस रेयान है वो कैसा होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ये बजट के अनुसार था। ये इसकी आविष्कार किसने किया, आपको बताना है वेबर और मिडल्स ने किया था। सन की बात करें तो 1892 में किया था। अगर मैं बात करूँ कि किससे अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि किससे क्या क्या डाल के बनाया था, आपको बताना है कास्टिक सोडा होता था। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके किया जाता है, लेकिन ये क्या था, कम खर्चीला था। चलिए अब यहाँ पे आपका नाइट्रोसेलुलोज और कुप्रामोनियम विस्कस बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं अगली बात की।
आप चलो क्वेश्चन को समझते हैं। जो कुछ भी आपका छूट गया होगा अब यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आप उसको समझ सकते हो। देखिए पूछा गया है लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जूट का पौधा, ऑप्शन बी फ्लेक्स का पौधा, ऑप्शन सी कपास का पौधा, ऑप्शन डी हेम्प का पौधा। आपसे पूछा गया कि लीलन का जो तंतु होता है किससे प्राप्त होता है, पेड़ से, पत्ती से, छाल से, किससे तैयार होता है। आपको बताना है कि फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि पौधे से प्राप्त होता है। लेकिन जो तना वाला हिस्सा होता है आपके पेड़ से 3 प्रकार के रेशे तैयार होते हैं। एक तो होता है तने से प्राप्त होता है, और एक तो आपका बेज से तैयार होता है, और एक पत्तियों से तैयार होता है। लेकिन जो लीलन का होता है वो तने से प्राप्त होता है, लेकिन जो फ्लेक्स का पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। लीलन का जो वनस्पतिक नाम होता है उससे आप बताएंगे लीनम यूसेटिटिसियम होता है। लीलन की जब खेती की जाती है ना तो उसका समय लगता है, कितना समय लगता है आप बताना होगा। 1 साल का समय लगता है। अगर दिन का पूछा जाए तो आप बताना 200 दिन का समय लगता है, ठीक है। लीलन की जब खेती की जाती है ना तो उसमें जब देखो कोई भी जब लगाते हो पेड़ तो आप पेड़ को खुद लगाते हो ना, यानी कि आप बीज लगाते हो, कुछ भी लगाते हो तब तो आपका तैयार होता है। जब लीलन को लगाया जाता है, खेती की जाती है तो 2 प्रकार से की जाती है। जब बीज लगाया जाता है कि जब बीज को जमीन में गाड़ा जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, उससे जो बीज से प्राप्त होता है लीलन की जो फ्लेक्स का पौधा होता है, आपको बताना है जो लिनसीड का तेल होता है, जो आपके घर में पेंट आता है, पॉलिश आता है, चिकने कपड़े होते हैं, ये जब बीज लगाते हैं लीलन का तब वो तैयार होता है आपका, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जब दूसरी खेती की जाती है, यानी कि जब रेशा लगाते हैं लीलन का तो क्या निकल के आता है, 2 फूल निकल के आते हैं। एक होता है नीला फूल, ठीक है, एक होता है नीला फूल और एक होता है सफेद फूल। अगर सफेद फूल निकला है तो क्या होगा, लीलन अच्छी क्वालिटी होगा। लेकिन जब सफेद वाला फूल निकलेगा तो समझो कि लीलन की निम्न क्वालिटी होगा, ठीक है। तो हमने लीलन की खेती जब बताया कि 2 प्रकार से खेती की जाती है। जब बीज को लगाते हैं तो प्राप्त होता है लिनसीड का तेल, पेंट तैयार होता है, चिकने कपड़े हो गए, लिनोलियम हो गया, पॉलिश हो गया, ये प्राप्त होता है। लेकिन जब लीलन का जब रेशा लगाते हैं, ठीक है, यानी कि लीलन की जब खेती की जाती है, फ्लेक्स का जब पौधा लगाते हैं तो जब रेशे को लगाते हैं तो 2 फूल निकल के आते हैं। एक होता है नीला फूल होते हैं, एक होता है सफेद फूल। नीला फूल वाला पौधा कैसा होगा, ये उत्तम कोटि वाला लीलन होगा, और जब सफेद फूल वाला होगा वो कैसा रेशा होगा, वो निम्न कोटि वाला लीलन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया था कि लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है, आपको बताना था कि फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। चलिए जो भी आपका छूट गया था मैं यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सीसल कौन सा रेशा है, यानी कि प्राकृतिक है या फिर आपका कृत्रिम जगत का है। तो आपसे पूछा गया सीसल कैसा रेशा है, ऑप्शन ए है कृत्रिम रेशा, बी ऑप्शन है बीज वाला रेशा, सी ऑप्शन तने वाला रेशा, डी ऑप्शन होता है पत्ती वाला रेशा। तो सीसल कैसा रेशा होता है आपको बताना है, ये पत्ती वाला रेशा होता है। पीना सीसल पढ़ते हो ना, तो पीतल कैसा होता, सीसल कैसा रेशा होता है, ये पत्ती वाला रेशा होता है। और इसका उपयोग जो होता है समुद्री जहाज में लंगर का रस्सा और जो औद्योगिक कल कारखाने होते हैं वहां पे किया जाता है, यानी कि जो बड़े पैमाने में जो किया जाता है, जो समुद्री जहाज होती है उसमें आपका सीसल का रस्सी बनाकर किया जाता है। रस्सी नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे गद्दे हो गए, चटाई हो गई, चारपाई हो गई, ठीक है, जो रस्सी हो गई, इन सब का प्रयोग किया जाता है आपका सीसल वाला, यानी कि सीसल के तने से। वर्तमान में जो इसका प्रयोग हो जाता है ना बहुत सारी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रस्सी या फिर किया जाता है, उससे कागज भी बनाया जाता है, ठीक है, चारपाई भी बनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो सीसल कैसा रेशा होता है आपको बताना था, तो आपने क्या बताया, ये पत्ती वाला रेशा होता है, ठीक है। चलो देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कपास के रेशे की लंबाई पूछी गई, यानी कि कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है आपके पास क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन है 1.5 से लेकर के 2.5 इंच, बी ऑप्शन है 1.5 से लेकर के 5 इंच, सी ऑप्शन होता है 1.5 से लेकर के 3.5 इंच, डी ऑप्शन होता है 12 इंच से लेकर के 20 इंच। आपसे कपास के रेशे की लंबाई पूछी गई है। देखो कपास कैसे रेशा होता है, आपने देखा है जो कपास के रेशे होते हैं उसका जो मापन होता है इंच में किया जाता है, यानी कि कैसा रेशा होता है, स्टेपल रेशा होता है, जो जिसका मापन किस में किया जाता है, तो 1.5 इंच से लेकर के 2.5 इंच का रेशा होता है। जो कैसा रेशा होता है, स्टेपल रेशा होता है, लेकिन प्राकृतिक जगत का रेशा होता है, ठीक है। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल फाइबर जाना जाता है, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर जाना जाता है, किंग ऑफ फाइबर कहा जाता है, कपड़ों का राजा कहा जाता है, यानी कि इस रेशे को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। और जो आपका कपास होता है हमने बताया था कोटन, यानी कि कॉटन कहा जाता है कपास को ना, तो जो आपका कॉटन होता है वो अरबिक जो भाषा होता है उससे बना हुआ होता है, यानी कि ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी जब 5000 साल पहले इस रेशे का प्रयोग में लाया, यानी कि अभी ये नया रेशा आपका बन के नहीं तैयार हुआ है, ये 5000 वर्ष पहले ही इस रेशे का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आपसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कपास की लंबाई कितनी होता है, तो आपको बताना है ये स्टेपल वाला रेशा होता है, यानी कि छोटा रेशा है, इसके मेजरमेंट इंच में किया जाता है, तो आपके बताएंगे 1.5 से लेकर के 2.5 इंच का रेशा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, जलने के पश्चात लीलन के तंतु की राख का रंग होता है, यानी कि जब जलता है आपका लीलन तो किस तरह से आपका यहाँ पे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ये है भूरा, बी ऑप्शन होता है काला, सी ऑप्शन होता है ग्रे, डी ऑप्शन होता है लाल। अब आपको बताना है कि क्या बताएंगे। देखिए जो लीलन होता है ना इसमें फफूंदी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, और कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं। नहीं, कीड़े इसमें जो आपका लीलन होता है इसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ फफूंदी जल्दी रहती है। लेकिन हाँ जब गीली अवस्था में होती है तो इसकी जो मजबूती रहती है लीलन की उसका 20% तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो आपका लीलन होता है वो हमने अभी आगे बताया था कि जो नीले फूल वाला होगा वो उत्तम श्रेणी वाला होगा, और जो सफेद वाला होगा वो निम्न क्वालिटी होगा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीले रंग वाला फूल वाला लीलन जो होता है कैसा होता है, तो आपको बताना है कि सबसे अच्छा यानी कि उत्तम श्रेणी वाला लीलन कैसा होता है, नीले फूल वाला होता है। निम्न वाला कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया जलने बाद कैसा होगा, आप बताना कि भूरा होता है, यानी कि जलने के पश्चात लीलन की जो तंत होती है उसका रंग कैसा होता है,
आपको बताना है कि ये होता है भूरा रंग का होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ और बता देती हूँ, जो आपका लीलन रेशा होता है वो कैसा होता है, वो लंबा रेशा होता है, लेकिन लंबा रेशा होता है लेकिन नुकीला होता है, साथ ही साथ चिकना भी होता है और चमकदार होता है। जो आपकी लीलन की जो लंबाई होती है वो 10 से लेकर के 40 होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई होती है 10 से लेकर के 40 होती है। लेकिन जो आपका लीलन होता है ना, वो जैसे आपका कपास में देखे थे कैसा रेशा था, ये किंग ऑफ फाइबर होता है। लेकिन हाँ, लीलन को भी कम ना समझो, लीलन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो आपकी रेशम जैसी नहीं चमक होती है, उसी प्रकार से लीलन की भी चमक होती है, ठीक है। चलो अगला देखा जाए, आपने लीलन के बारे में बहुत जाना कि लीलन की चमक कैसी होती है। जब ये लीलन गीला होगा तो 20% इस तक इसकी मजबूती बढ़ जाती है, इस पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, लेकिन फफूंदी जल्दी नहीं लगती है। और ये ताप का अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जलने पर कागज की जो गंध होती है ना, उसी तरह इसकी गंध भी आती है। और गंध कैसा होगा, तो कागज की तरह होगा, और जलने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भूरा कलर के होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है, ठीक है, अच्छा सुचालक यानी कि अब देखो, अभी आगे क्वेश्चन देखा था कि लीलन वाला क्वेश्चन, तो हमने बताया था कि लीलन क्या होता है, ताप का अच्छा सुचालक होता है, यानी कि ताप का सुचालक होता है। तो अब यहाँ पे आपको बताना कि ऐसा कौन सा रेशा होता है। अब यहाँ पे आपको लीलन ऑप्शन नहीं दिया है, अब आपको बताना है कौन होता है। ऑप्शन ये है रेशम, बी ऑप्शन होता है ऊन, सी ऑप्शन होता है नायलॉन, डी ऑप्शन होता है कपास। देखो हमने बताया था कि जो आपका कपास का रेशा होता है और लीलन का रेशा कुछ मिलते जुलते हैं, यानी कि जैसा आपका कपास होता है ना गर्मी में पहनते हो, वैसे लीलन को भी गर्मी में पहनते हो, क्योंकि ताप का सुचालक होता है। सुचालक मतलब कि आप ठंडी में पहनोगे, सुचालक मतलब कि उसे गर्मी में पहनोगे, ठीक है, यानी कि जो ठंडक प्रदान करता है उसे आप कहोगे सुचालक, और जो गर्मी प्रदान करेगा वो कहोगे कि कुचालक होता है। तो आपका कपास क्या होता है, ये ताप का अच्छा सुचालक होता है। कुचालक की बात करें तो आपका ऊन होता है, आपका रेशम होते हैं ना, तो ये सब कैसे रेशे होते हैं, आपके कुचालक होते हैं। लेकिन जो आपका कपास होता है ये ताप का अच्छा सुचालक होता है, जिससे आपको गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगी, बल्कि आपको क्या होगा, शीतलता, यानी कि आपको अच्छा अनुभव होगा, ठीक है। यानी कि जो शायद सूती में, जो आपका कपास को क्या कहोगे, सूती वस्त्र कहोगे। सूती वस्त्र में ताप की जो सहने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप क्या करो, इसे उबलते हुए पानी में आकर डालकर धोया जाए ना, तो ये क्या करेगा, ये विसंक्रमित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, तंतु को जो ताप का अच्छा सुचालक होता है वो आपका होता है कपास होता है, ठीक है। बाकी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वस्त्रों रेशे को राजा किसे कहा जाता है, यानी कि वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है। आपसे रेशे के कहा जाए या फिर वस्त्रों का कहा जाए, बात एक ही है। ऑप्शन ये है लीलन, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है जूट। हमने आपको ये क्वेश्चन, मैंने आपको ये बातें पहले ही बता दिया है कि वस्त्रों का राजा किसे कहेंगे, वस्त्रों की रानी किसे कहेंगे। अगर वस्त्रों की रानी कहे तो आप रेशम को बताना, अगर वस्त्रों का राजा कहे तो आप किसे बताओगे, कपास को बताओगे। यानी कपास क्या होता है, किंग ऑफ फाइबर होता है, कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। या कपास जो आपका होता है या प्राकृतिक जगत के जो तंतु वाला रेशा होता है उससे प्राप्त होने वाला होता है। तो आप क्या जाने, कपास क्या होता है, जो बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। ऑप्शन ये है लचीलापन, ऑप्शन सी है विकेबिलिटी, सी ऑप्शन होता है लाफ्ट, सी डी ऑप्शन होता है प्रतिस्कंदन। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, आप क्या बताओगे कि लाफ्ट होती है, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन क्या है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बोलनी ऊन को कहते हैं। ऑप्शन ये है मेरूनो ऊन, बी ऑप्शन होता है पेशम, सी ऑप्शन होता है सहतूत, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मेरूनो ऊन को। तो मेरूनो ऊन जो होता है वो प्रथम श्रेणी यानी कि जो उत्तम श्रेणी का जो ऊन होता है उसे आप कहेंगे मेरूनो ऊन को कहेंगे। जो आपके स्पेन देश है, यानी कि 13वीं शताब्दी का जब समय था तो स्पेन देश में मेरूनो ऊन का बनाया गया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो एक भेड़ होती है, भेड़ से प्राप्त होने वाला ऊन का नाम होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्काउरिंग का प्रयोग होता है। जो स्काउरिंग होती है वो किसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ये है कि ऊन में, बी ऑप्शन होता है रेशम में, सी ऑप्शन होता है रेयान में, डी ऑप्शन होता है नायलॉन में। आपको बताना है, आप बताओगे जो ऊन वाला होता है ऊन में क्या किया जाता है, स्काउरिंग का प्रोसेस किया जाता है। जब छटाई करते हो, छटाई के जो दौरान जो ऊन की सफाई होती है, धुलाई होती है, घिसाई की जाती है, ये आपका स्काउरिंग में की जाती है। ऊन के रेशे में पसीना, चिकनाई, धूलकड़ और जो अन्य गंदगी होती है उसमें उपस्थित होते हैं आपके ऊन में, ठीक है। तो उन सब चीजों को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, स्काउरिंग किया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊन में मौजूदा जो चिकनाई होती है, धूलकड़ होते हैं, गंदगी होती है, उसको निकालने की जो प्रक्रिया की जाती है क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि स्काउरिंग की जाती है। गंदगी को हटाना ही क्या कहलाता है, स्काउरिंग कहला जाता है। इसमें बहुत सारी विधियों को इस्तेमाल किया जाता है। पहले सब साबुन का घोल बनाएंगे, ठीक है, वाष्पिक घोल बनाएंगे, कार्बोनाइजिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, 3
प्रकार के वैसे प्रोसेस करके जो स्काउरिंग की प्रक्रिया की जाती है ऊन में, खास करके ऊन में की जाती है। स्काउरिंग की जो गंदगी के हटाने के काम आती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। अब ये कहता है क्वेश्चन कि ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है, यानी कि ऊन के जो धागे की मोटाई होती है और बारीकी होती है क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ये है काउंट्स, बी ऑप्शन है डेनियर, सी ऑप्शन होता है स्केन, डी ऑप्शन होता है नॉवेल्टी यार्न होता है। यहाँ पे आपको फिलामेंट यानी कि लंबा छोटा नहीं बताना, आपको मोटाई और बारीकी क्या कहा जाता है ऊन का वो बताना है। आप क्या बताएंगे, उसे कहा जाता है काउंट्स कहा जाता है, यानी कि ऊन के धागे की जो मोटाई होती है बारीकी होती है उसे कहा जाता है काउंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऊन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है। ठीक है, देखो जो जीवित भेड़ की कटाई की जाती है उस भेड़ का जो ऊन निकल के आता है क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये है फ्लेनल, बी ऑप्शन होता है मोयर, सी ऑप्शन होता है फ्लीस, डी ऑप्शन होता है फेल्ट। आपका राइट आंसर क्या होगा, आप बताना है कि जो जीवित भेड़ की ऊन की जो कटाई की जाती है आपको बताना वो होता है फ्लीस होता है। ठीक है, जो आपकी जीवित भेड़ की होती है। अब आपका यहाँ पे मोयर वाला आप जानेंगे कि मोयर क्या होता है। मोयर आपकी जो अंगोरा बकरी होती है उससे जो ऊन निकाला जाता है वो आपका होता है मोयर होता है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाला होता है। चलिए अब यहाँ पे आपका जीवित भेड़ वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चुनाव करिए। ऑप्शन ए ऊन में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन दूसरा है ऊन में गंधक होता है, तीसरा होता है गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, चौथा है आपके पास ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब आपको बताना है, आप क्या बताएंगे, चलिए फटाफट से आप बताइए। देखिए हमने जब ऊन के बारे में बताया था तो हमने क्या बताया था कि आपके बाल में क्या पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऊन के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, केराटिन पाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा लिखा है ऊन में गंधक होता है। तो हमने ऊन का जब बताया था तो उसमें ये भी बताया था कि ऊन में कितना गंधक पाया जाता है, कितना सल्फर पाया जाता है। आपको बताना है 4% तक के पाया जाता है। हमने जो भी पीछे बताया था उसको आपको याद रखे रहना, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। तो हमने यही बताया था कि ऊन में गंधक यानी कि सल्फर की मात्रा 4% तक होती है। अब तीसरा में देखिए लिखा है, तो आपका ये दूसरा तो सही हो, पहला फिर से करते हैं, आपको बताते हैं। आपका पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा में देखिए लिखा गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, यानी कि जब वो ऊन गीला हो जाएगा तो उसकी मजबूती कम हो जाएगी। बिल्कुल आपका सही हो जाता है। लेकिन चौथा वाला लिखा ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता है, ये गलत है क्योंकि उस पर होता है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाते हैं सही, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा किस में है, वो सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। यहाँ पे चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है ऊन की, देखिए इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि ऊन की दूसरी परत कहलाती है। ऊन में कितने परत होते हैं, ऊन में 3 परत होते हैं। पहले ऑप्शन देखिए लिखा कॉर्टेक्स, बी ऑप्शन होता है क्यूटिकल, सी ऑप्शन होता है मेडुला, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊन की दूसरी परत कहलाती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले प्लीज जो बच्चे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऊन की दूसरी परत को क्या कहते हैं। हमने बताया कि ऊन की कितनी परत होती है, 3 परत होती है। पहली परत को कहा जाता है, आप पहली परत को क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि उसे कहा जाता है क्यूटिकल्स कहा जाता है। सॉरी, इसको हटा देंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं। हाँ, उसको क्या कहा जाता है, पहली परत को आप बताएंगे क्यूटिकल्स कहा जाता है। और जो आपकी बीच वाली परत होती है यानी कि मध्य परत होती है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स कहा जाता है। और जो आंतरिक परत होती है, अंत परत होती है, उसे मेडुला कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया ऊन की दूसरी परत, यानी कि ऊन की दूसरी परत यानी कि जो बीच वाली परत होती है वही आपसे पूछा गया है। तो आपके बताएंगे कॉर्टेक्स होती है। जो आपकी कॉर्टेक्स वाली होती है यानी कि मध्य परत जो होती है उसमें जो ऊन की नमी की सोखने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। साथ ही साथ वो रंग प्रदान करता है। ठीक है, रंग को सोखने में मदद करता है, नमी को सोखने में मदद करता है, वो कौन करता है, कॉर्टेक्स होता है। और आपका कोटिकल क्या होता है, आपका पहला परत होता है यानी कि बाहरी परत होता है। और आंतरिक परत क्या होता है, ये आपको बताना है मेडुला होता है, जो शक्ति देता है और चमक भी देता है। तो आपका ऊन की दूसरी परत का आपने बताया कॉर्टेक्स इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉट 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 तागे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है।
ऑप्शन ये है सूत, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है लीलन, डी ऑप्शन होता है ऊन। फटाफट से आप बताएं कि जो तागे को साफ करने के लिए जो मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है वो किस वाले रेशे में किया जाता है। आपको बताना जो ऊन वाला रेशा होता है, यानी कि ऊन को तागे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किस तरह से होती है। अल्पाका यानी कि ऊन की बात हो रही है। अब देखिए ऑप्शन ये है भेड़, बी ऑप्शन है बकरी, सी ऑप्शन होता है ऊंट, डी ऑप्शन होता है खरगोश। अल्पाका का जो रेशा होता है वो आपका भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि भेड़ का जो बाल होता है उससे आपकी अल्पाका के रेशे की प्राप्ति होती है। जो मेरू प्रदेश होता है उसमें अल्पाका को जो मुख्यतः रूप से पाया जाता है। जो आपका अल्पाका वाला जानवर है ना, वह जो आपका लामा जानवर होता है उसी की तरह दिखाई यानी कि आपने लामा वाला जानवर देखा है तो आपका जो अल्पाका वाला होता है वो अभी आप जान जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है उससे। और जो आपका अल्पाका वाला रेशा होता है यह लंबा भी होता है, कोमल होता है। लंबे की बात है कि कितना लंबा होता है आपको बताना, इसका मेजरमेंट इंच में किया जाता है, लेकिन कितना 10 से लेकर के 20 इंच तक के होता है। साथ ही साथ रोएदार भी होता है, ठीक है, उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो ज्यादा महंगे वाले की उच्च कोटि वाले होते हैं, उच्च क्वालिटी वाले होते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होती है 10 से लेकर के, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 20 नहीं होगा, 10 से लेकर के 12 होती है, ठीक है, 10 से लेकर के 12 इंच तक की होती है, जिसके वस्त्र क्या होते हैं बहुत अच्छे वाले होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है। अब आपके सामने अगला नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है। ऑप्शन ये है कपास, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है लिनन। आपको बताना है कि प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तंतु कौन सा है। आप बताओगे रेशम होता है। साथ ही साथ ये फिलामेंट रेशा होता है। इसका मेजरमेंट जो किया जाता है मीटर में किया जाता है। जो बॉम्बिक्स नाम की कीड़ी होती है, कीड़ा होता है, उससे आपको रेशम की उत्पत्ति होती है। रेशम की अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा गोद पाया जाता है, आपको बताना है इसमें गोद जो होता है वो होता है सेरेसिन गोद होता है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको बताना है इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आप बताओगे केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। लीलन में कौन गोद पाया जाता है, आपको बताना है पेक्टिन गोद पाया जाता है। अगर रेशम की गोद की बात करें तो आपके बताएंगे सेरेसिन गोद पाया जाता है, ठीक है, जो बॉम्बिक्स बोरी के नाम के कीड़े से प्राप्त होता है, जो सहतूत यानी कि मलबरी की पत्तियों को खा करके हमको देती है। रेशम के कीड़े का पालन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि रेशम का जो जन्मदाता देश है कौन सा है, आप बताते चीन है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि चीन के रानी की स्टोरी कि कैसे रेशम की जो रेशा होता है वो कैसे प्राप्त किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं, आपका यहाँ पे जो राइट आंसर निकला है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े को कौन से रेशम का निर्माण होता है। ऑप्शन ये है मूंगा रेशम, बी ऑप्शन होता है मोती रेशम, सी ऑप्शन होता है टसर रेशम, डी ऑप्शन होता है एरी रेशम। चलिए फटाफट से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण किया जाता है। फटाफट से आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, मैं इसको हटा देती हूँ, आप बताइए तो आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि एरी रेशम होता है। देखो जो आपका सिल्क होता है, ये जो आपका रेशा होता है दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक तो स्वनिर्मित होता है और एक उत्पादिक होता है। तो उत्पादिक मतलब कि वो खुद से तैयार हो जाए, और स्वनिर्मित मतलब कि जो तैयार किया जाए, जबरदस्ती तैयार किया जाए। तो जो जबरदस्ती तैयार किया जाता है यानी कि स्वनिर्मित जो तैयार किया जाता है वो 3 प्रकार से तैयार किया जाता है। एक तो होता है मूंगा रेशम, और एक होता है टसर रेशम, और एक होता है आपका अरंडी रेशम कहे या फिर कहे आप एरी रेशम कहे। तो आपका जो मूंगा वाला रेशम होता है ये अच्छा वाला रेशा होता है, लेकिन इसमें मिश्रित रेशे को पर्याप्त करके कपड़े को बनाया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। लेकिन ये जो आपका ओक का पेड़ होता है ना, उससे आपका मूंगा का रेशम का तैयार किया जाता है। और जो आपका टसर रेशम होता है वो खास करके जो बतूल का पेड़ होता है उसमें तैयार किया जाता है, लेकिन इसका रंग कैसा होता है आपको बताना है, भूरा रंग का होता है। भारत में, चीन में, बिहार में टसर रेशम का प्रयोग ज्यादा, उत्पादन ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पे जानो आपका अरंडी कहे या फिर एरी रेशम कहे, तो जो अरंडी का पेड़ होता है वो होता है एरी रेशम होता है। साथ ही साथ सफेद भी होता है, पीला भी होता है, और कैसा होता है मुलायम वाला रेशा होता है। तो आपको स्वनिर्मित रेशे में 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा हो गया, टसर हो गया, और आपका होगा एरी रेशम होगा। उत्पादित रेशे में आपके 2 होते हैं, एक को कहा जाता है लपेटा हुआ और एक होता है कटा हुआ। तो लपेटा हुआ यानी कि इसमें जो रेशा होगा वो ऐठन कम रहेगा और बिना ऐठन वाला होगा, लेकिन जो कटा हुआ वाला होगा वो निम्न क्वालिटी वाला होगा और अधिक ऐठन वाला होगा। रंग कैसा होता, फूल भूरे रंग का होगा, यानी कि पीला और भूरे रंग का होगा। तो आपसे अरंडी के बारे में पूछा गया था
तो अरंडी के पेड़ से प्राप्त होता है। इरी रेशम होता है, अरंडी कहें या फिर इरी कहें एक ही बात है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात रखो, जो बंगाल देश है, असम देश है, इसमें आपकी अरंडी जो उत्पादन किया जाता है ज्यादा मात्रा में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, देखिए कि रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है अम्ल का, बी ऑप्शन क्षार का, सी ऑप्शन अम्ल तथा क्षार दोनों का, डी ऑप्शन होता है विपरीत में से कोई नहीं। रेशम के तंतु पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो किस पे पड़ता है आप बताओगे। क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि रेशम के तंतुओं पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्षार का, वो प्रतिकूल होगा। ठीक है, जो दाग धब्बे होते हैं उसको छोड़ाने के लिए इसका क्षार का दाग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेशम के जब कपड़े पे अगर दाग लग गए हैं तो अगर प्रयोग करोगे तो क्षार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके दाग धब्बे जल्दी से साफ हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, आपका ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सही से पूरा दिखाई दे। क्वेश्चन कहता है कि रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए चिकना सूत, बी ऑप्शन होता है संयत दीर्घाकार, सी ऑप्शन होता है उच्च सघनता, डी ऑप्शन होता है दोबारा कम नमी पाना। ऑप्शन क्या होगा, आपके पास सही विकल्प हैं ए और बी ऑप्शन होता है बी और सी, डी ऑप्शन होता है सी ऑप्शन होता है सी और डी ऑप्शन होता है ए और डी। आपको सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको 2 ही लेना है। आप 2 लोगे तो कौन सा लोगे, चलिए फटाफट से आप इसका बताइए। तो रेशम का जो भौतिक गुण होता है वो कौन सा होगा, वो चिकना होगा और साथ ही साथ कैसा होगा, संयत दीर्घाकार होगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन लूंगी, ए और बी, यानी कि ए और बी किसमें है, ए वाले ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, बिल्कुल सही हो जाता है। उच्च सघनता, दोबारा कम पानी, ये आपका सही से ऑप्शन नहीं होगा। चलिए फटाफट से आप राइट आंसर बताते चलिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेशम, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोया कोकिन को प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन कताई है, बी ऑप्शन गोद छुड़ाना, सी ऑप्शन थ्रोइंग, डी ऑप्शन भारत करना, सी ई ऑप्शन छटाई करना, एफ ऑप्शन है रील बनाना। अब आप बताएंगे कि रेशम का जब उत्पादन किया जाता है तो कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जब आपके पास कोकिन निकल जाता है, कोवा पाए जाते हो आप, तो क्या करते हो, सबसे पहले उसकी छटाई करते हो। ठीक है, यानी कि छटाई यानी कि साफ करते हो, कौन आपका लपेटा हुआ है, कौन आपका स्पन वाला है, यानी कि कौन लपेटा हुआ रीलेड है, कौन आपका स्पन वाला है। तो आप क्या करते हो, छटाई करते हो। छटाई करने के बाद आप क्या करते हो, उसकी आप रील बनाते हो। रील बनाने को क्या कहते हैं, रीलिंग कहा जाता है। तो रील बना लिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं, थ्रोइंग करते हैं। थ्रोइंग करने के बाद जो आपका रेशा होता है उसकी कताई शुरू कर देते हो। अब आप कताई करते हो तो कताई में क्या किया जाता है, जब कताई करते हो तो उसमें सेरेसिन गोद होता है, तो गोद को क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद क्या हो जाता है, रेशा थोड़ा हल्का हो जाता है। तो हल्का को फिर से समान बनाने के लिए, एक अच्छी उसकी क्वालिटी लाने के लिए उस पर क्या करते हैं, भारत करते हैं, यानी कि वेटिंग करते हैं। आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमने सबसे पहले कौन सा चुना था, हमने सबसे पहले चुना था ई वाला चुना था, फिर हमने चुना था एफ। तो ई और एफ किस में है, सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, ई एफ सी ए बी डी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिलामेंट कोर्स ड्यूपियन नाइल किसके प्रकार है। ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है लीलन, सी ऑप्शन है ऊन, डी ऑप्शन है रेशम। कौन से होते हैं आपको बताना है, आप बताओगे। ऑप्शन पढ़ के पता चल गया होगा। रेशम क्या होता है, एक अकलौता प्राकृतिक जगत के रेशा, फिलामेंट में काउंटिंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशम की कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। ऑप्शन ये है प्यूपा, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है प्यूपा, बी ऑप्शन है लार्वा, सी ऑप्शन है कोकुन, डी ऑप्शन है कीड़ा। आप बताओगे, क्या बताओगे, आप बताओगे कि रेशम कीट की सबसे निष्क्रिय अवस्था जो होती है वो होती है कोकुन की होती है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र। ऑप्शन ये है रेशम, बी ऑप्शन है शिफॉन, सी ऑप्शन है पैम्पलेट, डी ऑप्शन है चिनोन। रेशम और रेयान से निर्मित जो झीना वस्त्र है वो क्या होते हैं, आप बताने हैं कि वो शिफॉन वाले होते हैं। यानी कि झीना मतलब क्या, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पारदर्शी है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि इसको जो ताने बाने की जो बुनाई की गई है बहुत सघन नहीं है। ठीक है, यानी कि सटे सटे नहीं, थोड़ा झीना झीना यानी कि दिखाई दे रहा है। तो रेशम और रेयान से जो कपड़ा बना है, तो अगर झीना वस्त्र दिखाई दे रहा है तो आप बताएंगे वो शिफॉन वाला कहलाएगा। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, बी को मैं चुनती हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप तो रेशम को जानते हो कि वस्त्रों की रानी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेशम एक रेशा तंतु है, कैसा रेशा तंतु है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, बी ऑप्शन है खनिज युक्त, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन होता है धातु युक्त। आप क्या बताओगे, रेशम एक रेशा तंतु है, आप बताना कि वो प्रोटीन युक्त रेशा होता है। प्रोटीन कैसा पाया जाता है, आपने शुरू में जान ही लिया, कौन सा फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है, गोद कैसा पाया जाता है, सेरेसिन पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज में तना हो गया, आपका लीलन हो गया, आपका कपास होगा, कापोस एक कैसा रेशा होता है,
सेल्यूलोज वाला होगा। प्रोटीन जगत का कैसा होता है, 2 ही रेशा होता है, एक होता है ऊन हो गया, एक होता है रेशम होता है। तो आपका क्या बताना था, रेशम कैसा रेशा होता है, ये प्रोटीन जगत का रेशा होता है, यानी कि प्राणिक जगत का रेशा होता है, प्राकृतिक में काउंटिंग होता है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है। ऑप्शन है कच्ची सामग्री पर, बी ऑप्शन होता है आपके पास है कोलाइडल घोल पर, सी ऑप्शन होता है स्पिन रेट के छिद्रों पर, डी ऑप्शन होता है रेशे को खींचने की गति पर। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो आपके बताएंगे रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है, आपको बताना है कि स्पिन रेट के छिद्रों पे करता है, यानी कि जो आपका रासायनिक रेशा होता है, तो जो स्पिन रेट होता है उसमें जो छिद्र की मात्रा होती है मनुष्य के अनुसार होती है, मनुष्य को जैसा करना होता है वो अपने तरीके से धागे को मतलब रेशे को मोटा पतला बड़ा छोटा कैसे कर सकता है। तो आपको बताना होगा कि स्पिन रेट के छिद्रों के आधार पर रेयान के रेशे को बनाया जाता है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में होता है, मनुष्य को जैसा करना होगा वो कैसा कर लेगा। तो आपको कौन बताना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। स्पिन रेट आपका ऐसे बनाया होता है, इसमें घोल को डाल देते हैं, उसके बाद में छिद्र के द्वारा क्या होता है वो रेशा निकलते हैं, फिर उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद क्या करते हैं छिद्र मतलब क्या करते हैं उसको रेशे की कटाई उताई करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। मैं इस छोटे से मतलब यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी, जब अगला जब आपका वीडियो लेकर आऊंगी रेयान का तो उसमें आपको बताऊंगी कैसे कैसे उस पर प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब आपसे पूछा गया है रेयान को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है मानव निर्मित, ऑप्शन सी होता है ब्लेंडेड, डी ऑप्शन होता है मिनरल। आप क्या बताओगी रेयान कैसा रेशा होता है। रेयान आपको बताना तो आपको ऑप्शन पढ़ के पता चल गया कि कैसा रेशा होता है। फटाफट से आप बताइए कि कैसा रेशा होगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक रीजेनरेटर रेशा, यहाँ पे लिखा है मानव निर्मित जंतु फाइबर। तो मानव निर्मित रेशा होता है, लेकिन ये जंतु फाइबर नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है प्राकृतिक और रीजनरेटर, यानी कि दोबारा प्रोसेस किया जाता है ना, यानी कि प्राकृतिक जो रेशा होता है और रासायनिक इनको दोबारा से प्रोसेस करके जो रेशा बनाया जाता है वो रेयान होता है। कुछ लोगों ने बताया होगा कि मानव निर्मित रेशा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो देखिए लिखा लास्ट में जंतु फाइबर नहीं होता है, ये प्राकृतिक और रीजनरेटर रेशा होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, ऑप्शन आप कहेंगे कि ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। ऑप्शन ये है नमवेट कताई, बी ऑप्शन होता है झोंका ब्लो कताई, सी ऑप्शन होता है शुष्क ड्राई कताई, डी ऑप्शन होता है गलन मेल्ट कताई। आपको बताना है, आप बताएंगे कि जो आपका नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं वो बनते हैं गलन मेल्ट से बनते हैं, ठीक है, गलन मेल्ट वाली कताई से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे याद कर लो जो आपका नायलॉन होता है इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है, सर्वप्रथम किसने किया था, आपको बताना है डॉक्टर केराथॉर्स ने की थी, 1938 में की थी, ठीक है। यानी कि एक ऐसा रेशा होता है जिसे कहा जाता है बहुलक रेशा, जो पॉलीमाइड से बनता है। नायलॉन रेशा जो पॉलीमाइड से बनता है बहुलक रेशा होता है, जिसकी स्थापना 1938 में डॉक्टर केराथॉर्स ने की थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेल्यूलोजिक है। ऑप्शन ये है नायलॉन, बी ऑप्शन होता है रेयान, सी ऑप्शन होता है एसीटेट, डी ऑप्शन होता है ट्राइएसीटेट होता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। आप क्या बताएंगे, फटाफट से इसका राइट आंसर बताएं। आप बताओगे कि नायलॉन वाला होता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त करती हूँ। हमें आशा है कि आपको हमारी क्लास समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ भी अगर बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।